ओके। तो ओएस के अंदर सिलेबस जो हमारे मिड टू का है वो शुरू हो रहा है मल्टी लेवल क्यू से। आगे मल्टी लेवल फीडबैक क्यू भी है इंक्लूडेड, उसके बाद थ्रेड्स का चैप्टर है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के 2 चैप्टर हैं। तो उससे पहले मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ये सवाल जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि आपने पहले राउंड रॉबिन वगैरह वाले गैंट चार्ट वगैरह सारे बनाए हुए हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अनइम्पॉर्टेंट है। अगर आप पास पेपर्स खोल लो तो लाइक काफ़ी बार पहला पहला सवाल ही यही होता है और काफ़ी नंबर्स का होता है। तो उसके लिए मैं बस यही कहूँगा कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आई गेस जल्दी से देख लो एक बार के टर्न अराउंड टाइम के फॉर्मूले, वेट टाइम वगैरह के, क्योंकि ये आने हैं, ये मोस्ट लाइकली आने हैं। काफ़ी पेपर्स हैं भी ऐसे जिसके अंदर नहीं आए, लेकिन ये जो 2 टॉपिक है मल्टी लेवल की और मल्टी लेवल फीडबैक क्यू के, ये आने हैं सिलेबस का हिस्सा, इम्पॉर्टेंट हिस्सा। एनीवेज, अच्छा, हमने नॉर्मल तो देख लिया कि राउंड रॉबिन किस तरह से अप्लाई होता है वगैरह। हमने प्रायोरिटी शेड्यूलिंग भी देख लिया। अब लेट्स से कि आपके पास इस तरह से एक सेट ऑफ प्रोसेसेस हैं। वो एक प्रोसेस आ रही है टाइम t=0 के ऊपर, एक t=4 पे आ रही है, लेकिन इनकी ना प्रायोरिटीज़ वेरिएंग है। तो इसके अंदर यही कॉन्सेप्ट है कि ना हायर प्रायोरिटी वाला जब प्रोसेस आती है ना, चाहे लो प्रायोरिटी वाली प्रोसेस ने भी अपना काम कंप्लीट नहीं भी किया ना, उसको प्रीएम्प्ट कर जाती है। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है। अब इसको करने के लिए ना, लेकिन इन्होंने खाली ये नहीं किया हुआ, उसकी जगह ना उन्होंने 2 क्यूज़ बनाई हुई हैं। एक है क्यू हायर लेवल के लिए, एक है क्यू लोअर लेवल के लिए। ये 3-4 क्यूज़ भी हो सकते हैं, इस एग्जांपल के अंदर 2 हैं खाली। ये आमतौर पर न्यूमेरिक होते हैं। हाई के लिए यहाँ पे 1 होगा, लो के लिए 0 होगा, और आगे 2-3 के लिए भी हो सकते हैं जो मज़ीद हाई प्रायोरिटी हो, लेकिन इस एग्जांपल में हम खाली 2 के ऊपर रह रहे हैं। तो शुरू में t=0 के ऊपर कौन अराइव हुआ? प्रोसेस 1 हुई है, और वो है लो प्रायोरिटी, और उसका बर्स्ट टाइम 5 है। तो यहाँ क्यू के अंदर अपनी प्रोसेस 1 लिख लेता है और गैंट चार्ट बनाना शुरू करता है। तो ये t=0 से शुरू हो रहा है। तो प्रोसेस 1 आ गई, चलती जा रही है, लेकिन ये आप देखो, अगर टाइम =4 के ऊपर ना एक नया अराइवल हो रहा है, हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आ रही है, तो इसलिए इसको ऊपर वाले क्यू में रखेंगे। तो P2 यहाँ पे आ गए, और ये t=4 पे हुआ यहाँ पे, तो अब ये इसको प्रीएम्प्ट कर जाएगी, राइट। अब अभी तो फ़िलहाल एक है प्रोसेस P1, लेकिन काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि अगर 2 प्रोसेसेस हों यहाँ पे और इस तरह से प्रीएम्प्ट हो जाए। क्वांटम स्लाइस बाय द वे यहाँ पे 5 है, 5 का रख लो। वैसे मैंने कौन सा लगाया था? चलो आई गेस लेट्स से ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड है, ये राउंड रॉबिन भी नहीं है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रखता है। इसके अंदर भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड है, इसके अंदर भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड है। इन दोनों के अंदर एक ही एल्गोरिथम हमने लगाया हुआ। तो पहले अब हम हायर प्रायोरिटी वाले को रिजॉल्व कर लेते हैं। प्रोसेस 2 के अंदर यहाँ पे 5 है ना इसका बर्स्ट टाइम, तो ये 9 तक चल गया ये। लेकिन इस ड्यूरेशन के अंदर ना एक लो प्रायोरिटी प्रोसेस नहीं आ गई है, जो कि P3 है, ठीक है। अब वो यहाँ पे कहीं आई थी। अब ये जो पूरा आइडिया है मल्टी लेवल स्केजुलिंग, उसके अंदर ये है कि ये जो है ना, ये पूरा ब्लॉक बन गया है हाई लेवल का। अब जब सारी हाई लेवल क्लियर हो जाएगी ना, तो जाके अगली लो लेवल आएगी, क्योंकि अब P2 का हमने को टर्मिनेट कर दिया। अब ये क्यू यहीं से चलेगी जहाँ पे ख़त्म हुई थी। तो हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चला रहे हैं, तो P1 ही इससे शुरू हो जाएगी, तो P1 कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये राउंड रॉबिन होता, लेट्स से ये नीचे FCFS की जगह राउंड रॉबिन लगा हुआ है विद क्वांटम स्लाइस 5, तब भी एग्जैक्टली यही होता। हमने अपनी जब मैम से पूछा था कि मैम अगर प्रीएम्प्ट हो जाए तो क्या वो बैक ऑफ द क्यू में जाएगा या किस तरह से होएगा, तो उन्होंने कहा था कि वो उधर ही रहेगा और उधर से ही कंटिन्यू करेगा। अगर इसका बर्स्ट टाइम लेट्स से प्रोसेस 1 का 10 होता ना, तो अब यहाँ पे प्रीएम्प्ट हो जाता P1, और फिर P3 आता, उसके बाद फिर P1 आता, और यहाँ पे पूरा क्वांटम स्लाइस लेके जाता वो। लेकिन यहाँ पे वो खाली एक क्वांटा के लिए चलता, एक टाइम लाइक यूनिट के लिए चलता। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कन्वे करने वाला, कि बेसिकली के ब्लॉक से बन जाता है यहाँ पे, कि
ये वाला हिस्सा लो प्रायोरिटी स्केजुलिंग वाला है गैंट चार्ट के अंदर, ये इस वाला ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बस ये है कि ये जो चीज़ें हैं ना, इनके ऊपर डिफरेंट एल्गोरिदम्स भी अप्लाई हो सकता है कि हायर प्रायोरिटी क्यू के अंदर राउंड रॉबिन लगाओ, लोअर प्रायोरिटी के अंदर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड हो। तो वो वही बात है कि ब्लॉकिंग वाली बात, कि इस ब्लॉक के अंदर अलग रूल्स हैं, तो वो आपको उसी वक्त देखना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग भी नहीं है, ये लिटरली बस एक रूल की एप्लीकेशन है, और रूल इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि कोई समझाने वाली बात नहीं है। तो अगर इसी का गैंट चार्ट कंप्लीट कर लें, कुछ तरह से बन जाता है, कोई ख़ास बात नहीं है इसमें। अब हम अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू पे। इस वाले सिस्टम के अंदर ना ये हो रहा है कि ना जब भी कोई प्रोसेस आती है उसको हम हाईएस्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं फ़िलहाल। ये जो इस डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है कि एंट्री पॉइंट एक है और वो हाईएस्ट प्रायोरिटी में है। अगर कोई कंप्लीट हो जाता है ना सिंगुलर लाइक राउंड रॉबिन की साइकिल के अंदर, तो बस टर्मिनेट हो गया, बात ख़त्म। लेकिन अगर नहीं हुआ ना, तब उसकी प्रायोरिटी हम डिक्रीज़ कर देंगे, उसको एक लोअर प्रायोरिटी क्यू में ले जाएंगे, और फिर अब हम हाई प्रायोरिटी अगले टास्क जो आ रहे हैं उनको करते जाएंगे। ये छोटे छोटे जो हाई प्रायोरिटी टास्क हैं चले पहले वो हो जाएँ, फिर जब मैं फारिग हूँगा तो मैं ये दरमियान वाली चीज़ें कर लूँगा जो मीडियम प्रायोरिटी की चीज़ें लंबी हैं या फिर हाई प्रायोरिटी हैं लेकिन लंबी हैं, या फिर है ही मीडियम प्रायोरिटी। तो इस तरह की चीज़ें मैं इधर ले आता है। और लेट्स से कि इधर भी यही रूल लगा हुआ है ना कि असल में इन ऊपर वाले दोनों के अंदर राउंड रॉबिन लगा हुआ है, तो इसके अंदर 16 का क्वांटम एक्सपायर हो जाता है किसी और प्रोसेस का जो भी ऊपर से आई है, तब वो मज़ीद डीमोट हो जाएगी और वो लोएस्ट प्रायोरिटी में आ जाएगी। इसकी लाइक रैशनल ये है कि एक अगर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आती है उसको चाहिए कोई 20,000 क्वांटा, और बकाया सारी कोई 100 प्रोसेसेस और खड़ी हैं, उनको बस 5-5 सेकंड चाहिए, तो 5-5 क्वांटा चाहिए। तो ऑब्वियसली पहले वो ज़्यादा से ख़त्म करोगे, क्या उस एक के पीछे सारों को लगाए रखना। तो ये इस तरह के मसलों को हल करने के लिए कि प्रायोरिटी भी रहे और साथ कॉन्वॉय इफ़ेक्ट भी इतना ज़्यादा ना आए। तो इसके अंदर अभी जो मैं पहले बात कर रहा था कि क्वांटम एक्सपायर होता है तो ज़रूरी नहीं है कि बैक पे जाए, लेकिन कभी कभी ना सवाल के अंदर स्पेसिफाई भी हो सकता है कि देखो ना, लेट्स से ये इस क्यू के अंदर ना एक चीज़ है, इस क्यू के अंदर कुछ भी नहीं है, तो अब ऑब्वियसली ये चीज़ चल रही होगी, राइट। अभी इसका क्वांटम स्लाइस 16 का है, लेट्स से 10 यूनिट्स के लिए चल जाती है। अभी वो बकाया 6 सेकंड्स प्रोसेस के पड़े थे, अभी इसको इसने प्रीएम्प्ट कर दिया। तो जब हम वापस आएंगे ना हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी क्यू के अंदर, तो एग्जैक्टली उन्हीं सेट ऑफ रूल्स में वापस आ जाएंगे कि अब उसका इतना हो गया था ना, तो अब यहीं से आगे से शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर सवाल में कहा हुआ है कि ऐसे नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली ऐसे नहीं है। तो ये एक मिड के अंदर एग्जांपल है जिसके अंदर इसका उल्टा रूल बताया हुआ है। तो जहाँ पे एम्बिग्यूटी होती है वो प्रॉबेबली आपको बता ही देंगे, अगर नहीं बताएंगे तो अपनी अजम्पशन लिस्ट कर देना। तो ये किया जा सकता, लेकिन हमारी टीचर ने जो हमें सवाल के जवाब में कहा था वो इसका ऑपोजिट बताया था। तो मैं यही अस्यूम कर रहा हूँ कि इन्होंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि नॉर्मल रूल के ऑपोजिट जा रहा। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो मैं पढ़ के ही बता देता हूँ कि यही लिखा हुआ है कि इट डज़ नॉट गेट द रिमेनिंग क्वांटम नेक्स्ट टाइम व्हेन इट्स पिक्ड। उसको पूरा क्वांटम मिलता है और उसको बैक ऑफ द क्यू में डाल दिया जाता है, ये लिखा हुआ है कहीं, करंट लेवल टू बी पुट एट द एंड ऑफ द क्यू। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। खैर, अच्छा, अब ये वाली बातें हो गई जिसके अंदर असल में कुछ समझाने वाला नहीं है, तो बस कामों पे आ जाता है, थ्रेड्स में आ जाता है। अब थ्रेड्स का आपको पता ही, आपने कोल पढ़ी हुई है कि शेयर्ड मेमोरी होती है, शेयर्ड कोड होता है, फाइल डिस्क्रिप्टर्स सेम होते हैं, लेकिन रजिस्टर्स, स्टैक और ऑब्वियसली प्रोग्राम काउंटर के इस वक्त कहाँ पे है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो भी कहना आपने, वो डिफरेंट है डिफरेंट थ्रेड्स के। तो हमने कोल के अंदर इसके अंदर ये किया था कि चलो 3 स्टार्स एक साथ आ रहे हैं, उसके अंदर वो हमने PBCs बनाए थे, जो भी है PCBs बनाए थे। खैर, तो ये वही चीज़ है, इसके अंदर कोई लाइक क्यों यूज़ करते हैं थ्रेड्स, क्योंकि ऑब्वियसली फिर ये चीज़ें कॉपी नहीं करनी पड़ती हैं, जबकि अगर आप वर्किंग कर रहे हो तो करनी पड़ेंगे। तो सीधा हम कोड वगैरह वाली बातों पे आते हैं। ये कुछ मेजर फंक्शंस हैं जो मैम ने स्लाइड्स में डाले हुए थे अपनी, तो मैंने कहा ओके माइंड नाउ। तो pthread अंडरस्कोर क्रिएट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो पहले उसी पे आ जाता है। pthread अंडरस्कोर क्रिएट जो है ना,
उसका सिग्नेचर ये है, मतलब वो जो फंक्शन हेडर होता है बेसिकली, ये एक रिटर्न करेगा इंटीजर, ठीक है। वो बेसिकली सक्सेस फेलियर वगैरह वाली चीज़ है, उसको इतना वो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक पी थ्रेड अंडरस्कोर टी पॉइंटर होएगा। यहाँ पे आप एक इंटीजर पॉइंटर भी डाल सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन बेहतर है कि ऑब्वियसली जो डेटा टाइप है उसी के लिए ऐसे डालो। और ये बेसिकली ना आपको थ्रेड आईडी पुट करके देगा जिस एड्रेस में आप दे रहे हो। मतलब आप जो पहली चीज़ दे रहे हो ना, आप कोई एड्रेस दे रहे हो जिसके अंदर न्यूली क्रिएटेड थ्रेड की आईडी पुट करके आपको ये फंक्शन दे देगा। सही है। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो एट्रीब्यूट है। इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया हुआ क्लास में। तो अभी तक हमने जब भी इसको यूज़ किया ना, हमने यहाँ पे नल डाला है, तो फ़िलहाल इसके अंदर हम नल ही डालेंगे, इसको इग्नोर करना है। और फिर जो अगली जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट है वो फंक्शन पॉइंटर है। तो उसके अंदर आप बस फंक्शन का नाम लिख दो कि आर्ग्यूमेंट भेजते हुए, तो वो खुद ही हो जाएगा। और फाइनली एक और पॉइंटर है, वॉइड पॉइंटर। अगर आपको नहीं पता तो वो बेसिकली टाइप इंडिपेंडेंट पॉइंटर होता है। क्योंकि पॉइंटर्स होते क्या हैं, पॉइंटर्स बस यही है ना कि एक एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। अब एक इंटीजर पॉइंटर और एक कैरेक्टर पॉइंटर को स्टोर करने के लिए उतने ही बाइट्स चाहिए, क्योंकि एड्रेसेस एक ही साइज़ के होते हैं सारे। फ़र्क नहीं पड़ता कि आगे इंटीजर पड़ा है या क्या पड़ा है। तो एड्रेस तो यही है ना कि यहाँ पे 001 पड़ा हुआ है, 002 पड़ा हुआ है। उसका साइज़ थोड़ी चेंज होना है कंप्यूटर के अंदर, एक ही साइज़ रहना हर एड्रेस का। तो आप टाइप कास्ट कर सकते हो हर किसी पॉइंटर को वॉइड पॉइंटर के अंदर, और वॉइड पॉइंटर से आप किसी भी और टाइप में जा सकते हो बेसिकली। मैं इसको लाइक किसी और लाइक अनकम्पैटिबल टाइप पे ले जाता हूँ, लेट्स से फ्लोट पॉइंटर। सही है। अच्छा, तो अब हम एक्चुअल कोड की एग्जांपल पे आ जाते हैं। इसकी बात होएगी है तो ज़्यादा शायद समझ आ जाए। तो यहाँ पे ना एक एग्जांपल फंक्शन है जो बस कुछ प्रिंट कर रहा है। और मेन के अंदर ना हम एक पी थ्रेड अंडरस्कोर टी टाइप वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर हम न्यूली क्रिएटेड थ्रेड की आईडी स्टोर करने वाला है। और वही हमारी पहली आर्ग्यूमेंट होगी। अब ये मैंने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाया क्योंकि ये पॉइंटर लेता है, पी थ्रेड अंडरस्कोर टी पॉइंटर लेता है। तो मैंने यही यहाँ पे पहले बात की थी कि एड्रेस ले रहा है। एड्रेस इसलिए ले रहा है ताकि आईडी के अंदर पुट कर दे। ये पास बाय रेफरेंस का तरीका है सी के दौर में जो होता था। आगे एट्रीब्यूट नल हो गई और फंक्शन बस नाम लिख दिया, और आगे आर्ग्यूमेंट्स कोई नहीं भेजी क्योंकि ये बस प्रिंटिंग का फंक्शन है, इसके अंदर हम कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद आप पी थ्रेडर्स को ज्वाइन करते हो ताकि बेसिकली इंतज़ार कर रहे हो कि अपना काम कर ले, उसके बाद आप फिर टर्मिनेट करके चले जाते हो। पी थ्रेड्स को ज्वाइन जो फॉर्क के लिए वेट होता है वो थ्रेड्स के लिए ज्वाइन होता है। एनीवेज इसके अंदर पॉइंटर नहीं आता, इसके अंदर नॉर्मल बस वो थ्रेड आईडी आ जाती है। और ये जो आगे है ना, ये स्टेटस रिटर्न करता है। यहाँ पे एक पॉइंटर आएगा जिस इंटीजर पॉइंटर लेता है ये, जो स्टेटस रिटर्न करने के लिए होगा। लेकिन आमतौर पे वो ज़ीरो ही होएगा। फेलियर के लाइक टाइम के ऊपर वो नॉन ज़ीरो होगा। उसका कोई यूज़ नहीं है हमारे लिए, इसलिए हम उसको भी हमेशा नल ही रखेंगे। तो क्रिएट के अंदर ये सेकंड वाला और ये वाला आप इसको भूल जाओ, बस हमेशा नल लिखना। अब हम इसके ऊपर आ जाते हैं, ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं। अगर मैंने अपने फंक्शन को कोई आर्ग्यूमेंट भेजनी हो, मैं कुछ नंबर्स वगैरह भेजना चाह रहा हूँ, जो मैं करना चाह रहा हूँ, वो कैसे करना। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि पॉइंटर्स बस एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। अब आप कुछ भी भेज सकते हो, आप एक सिंगल कैरेक्टर भी भेज सकते हो, आप एक कैरेक्टर अरे भी भेज सकते हो, और सिर्फ आपको पता है कि आपने क्या भेजा। तो जब आप पार्स कर रहे होगे ना कि आपने किस तरह से यूज़ करना है इस वॉइड पॉइंटर को, तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या भेजा था। तो इस एग्जांपल के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट की है पहले, ठीक है। और मैंने वो स्ट्रिंग, ऑब्वियसली स्ट्रिंग एक कैरेक्टर पॉइंटर होती है, तो मतलब स्ट्रिंग कैरेक्टर पॉइंटर यहाँ पे आएगा ना, एस टी आर के अंदर एक एक्चुअली कैरेक्टर, एस टी आर एक कैरेक्टर पॉइंटर है, ओके। तो मैंने वो कैरेक्टर पॉइंटर यहाँ पे भेज दिया, वो टाइप कास्ट हो गया, ये पड़ा हुआ है मेरे पास। ये स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर का पॉइंटर है, मतलब इस कैपिटल ए का पॉइंटर है, इसकी तरफ पॉइंट कर रहा। अब हो सकता है अगर मैंने ये फंक्शन लिखा होता खाली एक कैरेक्टर के लिए, मैं एक कैरेक्टर प्रिंट कर रहा होता, मैंने मॉड्यूलो सी लिखा होता और मैं यहाँ पे डी रेफरेंस कर रहा होता, तो मैं उस ही एड्रेस से एक कैरेक्टर यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे पता है कि मैंने एक स्ट्रिंग भेजी है, इसलिए मैं इसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करूँगा।
तो एट द एंड ऑफ द डे आपने भेजा बस एक एड्रेस है, आपको पता है कि वो क्या भेजना है, किस तरह से पढ़ना। अब वो हो सकता है एक अरे ऑफ अरेज हो सकता है कि एक सिंगल इंटीजर हो सकता है कैरेक्टर हो, वो आपको पता है कि इस फंक्शन को आपने क्या दिया था और किस तरह से डील करता है। अब इसकी एक्चुअल एग्जांपल मैं क्यों इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ वो यहाँ पे है। लेट्स से मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना दो नंबर कोई यहाँ पे मैंने, हाँ ये वो वाली एग्जांपल नहीं थी। अच्छा, इसके अंदर बस ये है कि मैं एक कैरेक्टर ले रहा हूँ और एक इंटीजर ले रहा हूँ, ठीक है। ये दो इनकम्पैटिबल सी डेटा टाइप्स हैं। आप एक इंटीजर अरे बना के मल्टीपल नंबर्स तो भेज सकते हो, लेकिन आप इंटीजर और कैरेक्टर एक साथ अरे में कैसे डालोगे? तो वैसे डाल सकते हो क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक ही जितना होते हैं 4 बाइट्स ही होते हैं। नहीं, हाँ नेवर माइंड, जो भी है, नहीं ये 1 बाइट है 4 बाइट है, इनकम्पैटिबल ही है। खैर अच्छा, तो बात यहाँ पे ये है सीधी सीधी कि एक इनकम्पैटिबल सी डेटा टाइप्स है। अब मैं इधर क्या डालूँगा, यहाँ पे मैं क्या डालूँगा? तो उसके लिए मैंने ये किया कि मैंने वॉइड पॉइंटर्स की ना एक अरे बना लिया है। एज आई सेड, वॉइड पॉइंटर्स मतलब टाइप एम्बिग्यूअस पॉइंटर्स होते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अंदर यहाँ पे इंटीजर पड़ा है या यहाँ पे ये पड़ा है, ये टाइप कास्ट होकर वॉइड पॉइंटर की तरह स्टोर हो रहा है। बस एड्रेसेस हैं। मैंने इस इंटीजर का एड्रेस और इस कैरेक्टर का एड्रेस एक अरे में रख दिया, और उस अरे का जो पहला एलिमेंट है उसका एड्रेस मैंने भेज दिया। अब मुझे पता है कि ये एक अरे मैंने भेजी है, मुझे पता है कि मैंने वॉइड पॉइंटर भेजा, राइट, कि ये पॉइंटर्स की एक अरे मैंने भेजी है, तो पॉइंटर का पॉइंटर है। तो क्योंकि पैराम्स जो है इसका पहला जो, एक सेकंड मैं ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। ये पैराम्स की अरे है, ये एक इंटीजर को पॉइंट कर रही है जिसकी वैल्यू है 5, और ये किसी कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है जिसकी वैल्यू a है। ये सबस्क्रिप्ट 1 है, ये सबस्क्रिप्ट 0 है। अब मुझे पता है कि अगर मैं इसका एड्रेस भेज रहा हूँ, राइट, तो इसकी डेटा टाइप है वॉइड पॉइंटर, तो इसके पॉइंटर की डेटा टाइप होगी वॉइड पॉइंटर। अब मुझे ये पता है कि मैंने किस तरह से इसको स्ट्रक्चर किया हुआ है, इसलिए मैं, मतलब वही चीज़ कि अगर आपने कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ आर्गुमेंट्स भेजने हो तो इस तरह से होगा। आपको पता है आपने क्या भेजा, किस तरह से भेजा, तो उसको पार्स इस तरह से करना, लाइक बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग है। मेरा ख्याल है लाइक जो मैं यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा था मैंने कर दिया कि आप एट द एंड ऑफ द डे आप एक एड्रेस भेज रहे हो। अब आप उसके साथ जो मर्जी कर सकते हो, उसका इज द लिमिट, आप जो जितने मर्जी पैरामीटर्स भेजने, जैसे मर्जी भेजने भेज सकते हो। तो ये थ्रेड्स के अंदर बात होगी। अब कुछ और थोड़ी एक्स्ट्रा बातें आ जाती हैं, क्या एक्स्ट्रा रहा हूँ लेकिन हैं फिर भी इम्पोर्टेंट। सबसे पहली बात, ग्लोबल मेमोरी एज अ मीन्स ऑफ क्रॉस थ्रेड कम्युनिकेशन। अगर आपकी थ्रेड कुछ रिटर्न कर रही है, अगर आपकी थ्रेड किसी और थ्रेड से किसी तरह से कम्युनिकेट करना चाह रही है, तो वो ग्लोबल मेमोरी के थ्रू करेंगे, क्योंकि वो उनके पास एक शेयर्ड मीडियम है। अब मैं साथ ही रेस कंडीशन पे आने वाला था। अच्छा खैर, लेट्स से कि मैं 2 इंटीजर्स भेज रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ऐड करके रिटर्न करके मुझे वैल्यू देता है, तो वो कैसे होएगा? वो भी ग्लोबल मेमोरी में ही होएगा, और उसका और कोई तरीका नहीं है, लिटरली कोई तरीका नहीं, और सिवाय अगर आप लाइक फाइल राइटिंग वगैरह करें, उसको नहीं हम कह रहे। खैर अच्छा, उसके अलावा एक और ये लाइक वो जो होता है ना सवाल आउटपुट वगैरह के अंदर, उसके अंदर शायद ये काम आ जाए बात, मास्टर थ्रेड जो होती है। अगर आपको पता नहीं है मास्टर थ्रेड क्या होती है, तो लाइक जो रूट थ्रेड है जिससे बाद में आप सेपरेट करके और क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि कोई थ्रेड थी ना एग्जीक्यूशन की जो यहाँ से आई है, या ये ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, क्रिएट करके और नीचे जा रही है, वो भी एक थ्रेड ही है ना, तो उसको मास्टर थ्रेड कहते हैं। अब अगर मैं इसके अंदर ना इसी प्रोग्राम के अंदर जॉइन ना लगाता यहाँ पे, राइट, लेट्स से जॉइन नहीं लगा हुआ, और मैं यहाँ पे बस रिटर्न लिखा हुआ है, और अभी ये पूरा काम नहीं हुआ, अगर ये पूरा काम नहीं हुआ और मैं क्रिएट करते साथ ही एग्जिट कर गया हूँ, मेरी मास्टर थ्रेड ख़त्म हो गई है, तो फिर बकाया सारी जो थ्रेड्स हैं ना इस प्रोसेस की, वो भी सारी टर्मिनेट हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं मास्टर थ्रेड को पी थ्रेड अंडरस्कोर एग्जीक्यूट के साथ टर्मिनेट करूँ ना, एग्जीक्यूट कह दिया, एग्जिट के साथ टर्मिनेट करूँ ना, तो वो इंतज़ार करता रहेगा। बेसिकली वो यहाँ पे रुक जाएगा एंड पे,
क्रिएट करने के बाद बस रुक गई हुई है थ्रेड, और वो इंतज़ार कर रही है कि पहले बकाया सारी थ्रेड्स अपना काम कर लें, फिर मैं प्रोसेस टर्मिनेट करूँगा। तो पी थ्रेड अंडरस्कोर एग्जिट नल के अंदर और एग्जिट के अंदर ये फ़र्क है। और ये नल क्या है, ये वही है कि आप रिटर्न स्टेटस वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं ब्रिटिश है कि आप क्या आपका रिटर्न स्टेटस क्या है, इस तरह की कोई चीज़ ही थी, अनइम्पॉर्टेंट है, कोई बात नहीं है इसके अंदर देखने वाले। आगे बात आ जाती है फोर्क के बिहेवियर की। अब किताब में लिखा हुआ है कि फ़ोर्क का बिहेवियर जो है ना वो OS to OS हल्का फुल्का वेरी कर सकता है विद मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स, लेकिन हमारी मैम ने कहा कि कोई नियॉन्स एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ एक रूल है, और वो ये है कि अगर आप फ़ोर्क करते हो ना, खाली वो सिंगल थ्रेड जिसने फ़ोर्क कॉल किया उस वही थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन फ़ोर्क होगी। मतलब अगर आपका 3 थ्रेड्स वाला प्रोग्राम है, उसके अंदर कोई फंक्शन 1 के अंदर कोई थ्रेड घुसी हुई है, कोई फंक्शन 2 में, कोई फंक्शन 3 में, फंक्शन 2 के अंदर फ़ोर्क कॉल हुआ है। अब आगे से जो चलेगा ना, जो चाइल्ड प्रोसेस है वो खाली वो टास्क 2 तक ही टास्क 2 को ही कंटिन्यू करेगा। मेन प्रोसेस तो लैदा पड़ी हुई है, उसके अंदर तीनों थ्रेड्स एग्जिस्ट करती हैं एज इट इज़, लेकिन जो फॉर्क्ड है ना, चाइल्ड प्रोसेस है जो, उसके अंदर ना सिर्फ और सिर्फ जिस थ्रेड की वजह से वो पैदा हुआ है वही थ्रेड आगे चलती जाएगी। लेकिन एग्जैक्ट का बिहेवियर मल्टी थ्रेड प्रोग्राम्स के साथ उसी तरह से जैसे नॉर्मल होता है, और वो ये है कि पूरी प्रोसेस ही ख़त्म हो जाती है, यानी सारी थ्रेड्स इग्नोर हो जाएंगी, सारी थ्रेड्स टर्मिनेट हो जाएंगी, कोई थ्रेड नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ वो जो प्रोग्राम नया आपने चलाया है वो एज इट इज़ चल जाएगा जैसे वो चलता है नॉर्मली। ठीक है। उसके अलावा यूज़र वर्सेस कर्नल थ्रेड्स, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये एक्चुअल एक्स्ट्रा चीज़ें हैं कि जो आप थ्रेड्स क्रिएट करते हो ये पॉज़ेक्स थ्रेड अंडरस्कोर क्रिएट यूज़ करके, और जो OS लेवल पे थ्रेड्स होती हैं, क्योंकि अंदर भी तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो यूज़ कर रहा है ना, उनको कर्नल थ्रेड्स कहते हैं। और इन दोनों के रिलेशनशिप को दिखाने के जो 2-3 तरीके हैं उनको मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स का नाम दिया गया। एक है मैनी टू वन, वो ये है कि आपके सारे एक प्रोग्राम के जो थ्रेड्स हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ एक कर्नल का थ्रेड मैनेज कर रहा है। ठीक है। उसके अंदर मसला ये है कि एक वो कर्नल के थ्रेड के ऊपर ओवरहेड ज़्यादा पड़ जाता है, उसकी वजह से बकाया थ्रेड्स को भी रुकना पड़ता है, स्लो हो जाता है, बॉटल नेकिंग हो जाती है, और अगर एक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो सारे ख़त्म हो जाता है। ऑब्वियसली सेंट्रलाइज के अंदर यही होता है। लेकिन 1-to-1 है उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन, वो ये है कि हर यूज़र थ्रेड के लिए एक और रिस्पेक्टिव कर्नल थ्रेड क्रिएट होती है जो खाली उसी को केटर करने के लिए होती है। अब ऑब्वियसली आपको सुन के पता चल गया होगा कि ये एक्सपेंसिव प्रोसेस है, आप बिना वजह थ्रेड्स बनाई जा रहे हो, उसकी वजह से आपको यूज़र पे एट द एंड ऑफ द डे लिमिटेशंस लगानी पड़ती हैं कि आप खाली इतनी थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हो, आप यूज़र फंक्शनली कम थ्रेड्स क्रिएट कर पाता है, क्योंकि हर थ्रेड के लिए पीछे OS भी साथ एक थ्रेड क्रिएट कर रहा होता है और जगह बढ़ी जा रही होती है। और फिर जो मिडिल ऑफ द वे है, जो इन दोनों के बीच में जो लाइक ऑप्टिमल अपनी तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ निकाला गया है, वो है मैनी टू मैनी, कि बस एक नेटवर्क सा बना हुआ है कि हर एक बंडल के अंदर OS के कर्नल थ्रेड्स के, उसको हर यूज़र थ्रेड का पता है और हर यूज़र थ्रेड को हर कर्नल थ्रेड का पता, तो और वो किसी के पास भी जा सकती है अगर कोई एक बिजी हो बेसिकली। तो इसके अंदर और कोई बात नहीं है, थ्रेड्स के अंदर अभी आगे वो सारी जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है वो थ्रेड्स पे ही रही होगी, वो शेयर्ड मेमोरी वगैरह, इसीलिए कोई इतनी बात भी नहीं है कि ख़त्म हो गया। लेकिन पेपर के अंदर अगर आप खाली पी थ्रेड उसको क्रिएट वगैरह वाली बात करो तो वो ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें आती हैं कि ये आउटपुट ट्रेस करके बताओ या इस तरह से करके दिखाओ, फैक्टोरियल वगैरह निकाल के दिखाओ, जैसे क्विज़ में आया था। तो ये जो है आपके पास एक आउटपुट का सवाल है। अब इसके अंदर ओल्डेस्ट ट्रिक इन द बुक, उधर एक फॉर लूप यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, अलहदा है, इसलिए इनडिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर होगा, अगर एक साथ होता तो एक जैसा होता। अगर नहीं समझ आई मैं इंसानों की तरह रीइटरेट कर देता हूँ। 5 थ्रेड्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, उनको आप कोई आर्ग्यूमेंट्स भी भेज रहे हो, जो मर्जी भेज रहे हो, भी फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आप अलग लूप के अंदर जॉइन कॉल कर रहे हो। अब होगा ये कि पहले आपके पास ये मास्टर थ्रेड थी, उसके बाद एक और थ्रेड आ गई, उसके बाद एक और थ्रेड आ गई, एक और थ्रेड आ गई, एक और आ गई, और ये इस तरह से 5 और आ गई हैं थ्रेड्स। ठीक है, ये आपने सारी क्रिएट कर ली हैं। अब ये सारी थ्रेड्स किसी रैंडम ऑर्डर में चलनी है, आपको नहीं पता कि पहले इसकी बारी आती है या पहले इसकी बारी आ जाती है, कि क्या ऑर्डर चल रहा है, कि यहाँ पे शायद ये बाद में जाके शायद 5th में चल रही हो, ये 3rd में चल रही हो।
कोई कोई ऑर्डर का नहीं हमें पता, अनडिटर्मिनिस्टिक है। तो हमें नहीं पता कि पहले कौन सी वाली टर्मिनेट होगी, लेकिन अगर हमने ये अलहदा लूप में डालने की जगह ना इसी लूप में डाला होता तो ये होता कि पहले एक थ्रेड क्रिएट हुई है, फिर ज्वाइन हुई है, फिर एक और क्रिएट हुई है, फिर ज्वाइन हुई है। तो यही होता कि एक बनती है, फिर वापस ये इसके अंदर घुस जाती है, तो ये फिर से एक बन जाती है, फिर एक और बनती है, उसके बाद फिर से वो ज्वाइन हो जाती हैं। तो ये एक इस तरह की प्रोसेस बन जाती है। तो फॉर लूप अगर दो लगे हुए हैं इस तरह से, एक क्रिएशन वाला एक ज्वाइन वाला, तो उसके अंदर ये अनडिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर का चांस ज़्यादा है। वो ऑब्वियसली डिपेंड करता है आपने कोई रेल कार्ड्स वगैरह डाली हैं या नहीं डालें, लेकिन आमतौर पर अनडिटर्मिनिस्टिक है कि आपको नहीं पता कि कौन सी थ्रेड कब चल रही है। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सी थ्रेड कब चल रही है, आपको ये भी नहीं पता कि आउटपुट क्या है। हो सकता है कि इसी तरह के मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि लेट्स से आपका जो प्रोग्राम है ना, वो जो थ्रेड लेट्स से आपकी थ्रेड ये वाला फंक्शन चलाती है, थ्रेड फंक क्या कहते हैं, थ्रेड एफ, इसको चलाती है। और इसके अंदर क्या है कि कोई ग्लोबल वेरिएबल है कैरेक्टर, ठीक है, जो शुरू हो रहा है ए से, और मैं बस इसके अंदर ना प्रिंट करता हूँ, मैं प्रिंट कर दिया सी को, और उसके बाद मैं सी को इंक्रीमेंट कर देता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा पहले चल रहा है, लेकिन अगर वैसे अगर बेहतर होगा मैं इसको ऐसा कर लूँ, रेस कंडीशन फिर भी वैसे अप्लाई करती है, लेकिन मोर और लेस ये डिटर्मिनिस्टिकली बिहेव करेगा कि पहले एक हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा। मतलब अगर एक सेकंड पेंट में वापस आता है, हाँ, अब फ़र्क नहीं पड़ता कि ये वाली थ्रेड थी या ये वाली थ्रेड थी जिसने ये मेमोरी पढ़ी और ए प्रिंट कर दिया, और बाद में इंक्रीमेंट करके मेमोरी के अंदर वाले ए को बी बना दिया, और बाद में फिर ये वाली टर्मिनेट होगी, उसके बाद ये वाली आई और उसने करके कहा कि चलो अब मैं बी रीड करता हूँ और मैं बी प्रिंट कर देता हूँ। अब फ़र्क नहीं पड़ता कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जिस तरह से मैंने बनाई थी चल रही है या नहीं चल रही, आउटपुट फिर भी मोर और लेस डिटर्मिनिस्टिक है वैसे, लेकिन अभी भी नहीं है क्योंकि रेस कंडीशन अप्लाई होती है, लेकिन वो अगले चैप्टर की बात है। लेकिन ये बात थी बस कि ये लूप वाली चीज़ ये आपको पता होनी चाहिए। तो आगे वो बस कंफ्यूज करने के लिए कि वो आर्ग्यूमेंट बात दी है, ये इस तरह से हो रहा है वगैरह, वो मजाक है, वो बस लाइक फ्लफ है। अगर मेन कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो वो कुछ भी नहीं आगे। अच्छा, अब मुझे जो रेस कंडीशन की इतनी रेस लगी हुई उस पर भी आ ही जाता है। उसके लिए इंट्रोड्यूस कराने के लिए सबसे अच्छी एग्जांपल वही है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। लेट्स से आपके पास एक शेयर्ड अरे है दो थ्रेड्स या प्रोसेस के बीच में, ठीक है, किसी तरीके से उनके पास ये शेयर्ड मेमोरी का एक्सेस है। एक जो है वो बफर के अंदर चीज़ें डाली जा रहा है और एक जो है वो बफर से निकाली जा रहा है। तो जो अंदर डाल रहा होगा उसको हम प्रोड्यूसर कहेंगे, जो उसमें से आइटम्स निकाल रहा है उसको हम कहेंगे कंज्यूमर, ठीक है। अब ये लेट्स से ज़ीरो था, इस पे कुछ पुट किया, कंज्यूमर ने ले लिया, फिर 1 के ऊपर प्रोड्यूसर ने कुछ पुट किया, 2 के ऊपर प्रोड्यूसर ने कुछ पुट किया। अब अगला इसने यहाँ पे करने इसलिए इनका पॉइंटर उसने अपने यहाँ पे किया हुआ है कि अगला मैंने यहाँ पे डालना है। इसी तरह से कंज्यूमर ने ये वाला यूज़ कर लिया, तो अब उसको पता है अगला वाला उससे अगला वाला होगा, राइट। तो उसने आउट का पॉइंटर उसके ऊपर सेट किया हुआ। तो इस तरह से एक सिस्टम सा चल रहा है, नज़र आ रहा है कि ठीक है ये अंदर डाली जा रहा है, वो निकाली जा रहा है। और इसी तरह से एक साथ शेयर्ड वेरिएबल भी है उनके पास काउंट का, ताकि अगर कभी देखना हो कि उसने कि अब ऑब्वियसली जब आपके पास ये प्रॉब्लम आती है आप कंज्यूम नहीं कर सकते जब तक आपकी बफर में कुछ पड़ा नहीं हुआ, और आप प्रोड्यूस नहीं अगर किया भी हुआ तो आप डाल नहीं सकते जब तक आपका लाइक बफर में कोई एक कम से कम खाली स्लॉट नहीं मिलता। अगर पूरा ही भरा हुआ है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको रुकना पड़ेगा, इस बंदे को रुकना पड़ेगा। दिस मैन नीड्स टू स्टॉप। अच्छा, तो इस प्रॉब्लम के अंदर इन दोनों प्रोसेसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन ज़रूरी है इस हद तक कि उसको पता हो कि ठीक है मैंने इस वक्त कंज्यूम नहीं करना, इस वक्त मैंने इंसर्ट नहीं करना, कि अभी इसने नहीं कंज्यूम किया। इस हद तक कम्युनिकेशन किसी तरीके से करनी है, तो वो काउंट के वेरिएबल के थ्रू कर रहे हैं, सही है। और उनके पास ये पूरा सिस्टम चल रहा है। लेकिन
जब भी कोई कंज्यूमर है ना, वो कोई चीज़ कंज्यूम करता है, लेट्स से उसने ये वाला खा लिया, अब वो काउंट माइनस माइनस करना चाहेगा। इसी तरह जो प्रोड्यूसर है ना, वो कोई चीज़ इंसर्ट करता है एग्जैक्टली उसी टाइम के ऊपर, तो वो भी काउंट को प्लस प्लस करना चाहेगा। तो अगर एक ही नंबर माइनस माइनस हो रहा है फिर प्लस प्लस हो रहा है, तो उसके बाद क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए ना कि वापस उसी पे आ जाएगा। तो पहले 2 1 बनेगा, फिर 1 वापस 2 बन जाएगा। लेकिन चूँकि इस तरह की इंस्ट्रक्शंस के अंदर बैक एंड के ऊपर आमतौर पे इस तरह की असेंबली होती है कि पहले आप एक रजिस्टर में लोड कर रहे हो, फिर आप उस रजिस्टर के अंदर एडिशन कर रहे हो, फिर आप मेमोरी में डाल रहे हो। ऐसे हो सकता है कि इस पॉइंट के ऊपर ना कंज्यूमर से कंट्रोल ले लिया जाए, वो प्रीएम्प्ट हो जाए। ठीक है, अब ये कंज्यूमर है, ठीक है, ये उसका AX पड़ा हुआ है, उसका इंटरनल कोई रजिस्टर है, और P है प्रोड्यूसर, उसका कोई इंटरनल रजिस्टर पड़ा हुआ है। यहाँ पे दरमियान में उनके है काउंट का वेरिएबल जिसकी वैल्यू ओरिजिनली 2 थी, राइट। कंज्यूमर आता है, वो रीड करता है, AX में उसने लिख लिया 2, लेट्स से उसने इंक्रीमेंट भी कर लिया अपने 3। अब वो इंसर्ट करने ही वाला था, लेकिन वो बीच में इंटरप्ट हो गया। किससे? P से। अब P आता है, वो इसको पढ़ता है, वैसे इसने तो डिक्रीमेंट करना था, इसको 1 कर दो। हाँ, अब ये राइट करने वाला था लेकिन बीच में प्रीएम्प्ट हो गया। अब ये रीड करता है और प्रोड्यूसर कहता है यार मैंने एक और चीज़ डाल दी तो अब काउंट बढ़ा दो। अब ये राइट कर देता है, फिर ये काट के। अब इसने जब अपना काम कर लिया प्रोड्यूसर ने, अब कंज्यूमर को वापस यहीं से कंट्रोल मिलता है, तो वो वहीं से वापस शुरू होता है। अब वो 1 पुट करने वाला था, तो वो 3 को काट के भी फिर से 1 ही लिख देता है। तो इसी तरह से यही रेस कंडीशन आपको हल्का फुल्का पता ही होगा पहले भी। तो अब जो पूरा चैप्टर है वो इसको ही सॉल्व करने के लिए है। और अब ज़रूरी नहीं खाली इस तरह ही हो, काफ़ी ज़्यादा केसेस में हो सकता है। जैसे कि है प्रिंटर स्पूलर प्रॉब्लम, ठीक है। इसके अंदर ना आप एक अच्छा, आपको पता ही है कि प्रिंटर का शायद ना पता हो, चलो, ये प्रिंटर की जॉब्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये QC लगी हुई है। जब भी कोई नई जॉब आनी है ना, उसने यहाँ पे आना है, अगर यहाँ पे आ गई तो उससे अगले पे आ जाना, राइट। और यहाँ से वो रीड करी जा रहा है प्रिंटर कि अच्छा मेरी अगली जॉब ही है, अगली जॉब ही है। लेट्स से A ने इनको रीड कर लिया और उसको पता चल गया कि इस एड्रेस के ऊपर मैंने राइटिंग करनी है अपनी जॉब की, और वो जैसे ही राइटिंग करने वाला है ना, उसको B प्रीएम्प्ट कर जाता है। B आता है और वो उसी तरह से इनको पढ़ता है और कहता है चलो ठीक है मैं अपनी जॉब यहाँ पे लिख देता हूँ, और वो यहाँ पे लिख भी जाता है। वो लिख के अपनी तरह से बिल्कुल चिल होके बैठा है कि ठीक है यार मेरी जॉब प्रिंटर के क्यू में लगी है, हो जाएगी इवेंचुअली। लेकिन जब A के पास वापस कंट्रोल आता है ना, उसकी जॉब अब फिर से जाके उसी रजिस्टर में चली जाती है कि उसने जब लास्ट इनको पढ़ा था तो फिर उसकी वैल्यू वही थी। उसको नहीं पता कि इनकी वैल्यू इसने इंक्रीमेंट कर दी है B ने, कि अब इन यहाँ पे है। तो ये जो है ये भी एक सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम है, ये भी रेस कंडीशन में ही आता है। और ये जो सारे एरियाज़ है ना जहाँ पे पोटेंशियली रेस कंडीशन आ सकती है, जैसे ये काउंटर प्लस प्लस और काउंटर माइनस माइनस था, जब भी आप इस तरह की कुछ शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हो तो उसको हम क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इससे पहले कि हम क्रिटिकल सेक्शन के सोल्यूशन पे आएँ, एक छोटा सा जो सवाल आता होता है वो ये है कि आपसे पूछा जाएगा कि आपको 2 थ्रेड्स दी हुई हैं कि एक थ्रेड ये वाला फंक्शन चला रही है, एक थ्रेड ये वाला फंक्शन चला रही है। आपसे पूछा जाएगा क्या तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x हैं। तो जैसे ये हमारे सामने है, आपको उन्होंने ओरिजिनली वैल्यूज़ दी होंगी कि x की पहले वैल्यू 1 थी या इस तरह से थी। आपने बेसिकली बताना है कि अच्छा अगर यहाँ से प्रीएम्प्ट होके इधर चला जाए तो फिर इस तरह से होगा। आपने सारे केसेस हैंडल करने और आपने बताना है कि क्या पॉसिबल वैल्यूज़ होंगे। इतना वैसे टाइम नहीं है कि मैं बता सकूं हर केस, इसलिए मैंने भी यहाँ पे वो इनिशियल वैल्यूज़ भी नहीं लिखी हैं, कोई प्रॉपर सवाल भी नहीं बनाया, मैंने हैफेजली बस लिख दिया बताने के लिए कि इस तरह के भी आते हैं। लेकिन इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, कोई 2 मार्क्स के वैसा। अब हम एक्चुअल चीज़ पे आ जाते हैं, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के ऊपर। जब भी क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम की बात होती है ना, उसके अंदर 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस। यहाँ पे यही था ना कि दोनों एक साथ आ रहे थे, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना कि एक वक्त में सिर्फ एक आए,
इधर भी एक वक्त में सिर्फ एक बंदा काउंटर को चेंज करा। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये है। और प्रोग्रेस ये है कि ऐसा कभी ना हो कि मतलब कोई बंदा क्रिटिकल सेक्शन में है भी नहीं और आपको फिर भी जाने नहीं दिया जाए, बिना वजह की बंदिश भी ना लगाई जाए, ठीक है, कि ये कोई डेड लॉक लग जाए, कुछ तरह का कुछ हो जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और बाउंडेड वेट एक ऑप्शनल सी चीज़ है जो अच्छी हो अगर हो, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है। वो ये है कि ये ना हो कि कोई एक ही प्रोसेस ही बार बार घुसी जाए और वो अगले बंदे को बारी ना दे। उसके ख़िलाफ़ भी मैकेनिज़म्स होने चाहिए एक अच्छे सोल्यूशन के अंदर, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी चलता। अच्छा, तो अब इस प्रॉब्लम के जो ओवर द ईयर सॉल्यूशंस डेवलप किए गए, प्रपोज किए गए, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं इन मोर और लेस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले जो दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है वो है कि लॉक वेरिएबल बना दो। आप बता दो, एक शेयर्ड मेमोरी में एक वेरिएबल बना दो, ठीक है। आप उसको कहो कि इस वक्त मैं क्रिटिकल सेक्शन में हूँ इसलिए कोई और ना आए। आप फ्लैग को फॉल्स करके चलो कि आपको इजाज़त नहीं है क्योंकि कोई और गुस्सा हुआ है, कि दिस इज़ करेंटली इन यूज़, जैसे बाथरूम के ऊपर साइन लगा हुआ है कि अब अभी अंदर कोई नहीं आ सकता। इस तरह का कुछ कर लो। तो इस तरीके से आप एक वक्त में सारे लोग एक ही कमरे में आने की कोशिश नहीं करेंगे। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, देख के भी अच्छा लग रहा है कि वाइल फ्लैग इक्वल्स फॉल्स, ठीक है, ठीक है। जब तक आप लाइक वैलिड नहीं है, आपको आने की इजाज़त नहीं है, आप नहीं आते, और जैसे ही आपको इजाज़त मिली आप मौका लेते हो और आप कहते हो कि ठीक है अब मैंने ऑक्यूपाई कर लिया। जब तक ऑक्यूपाइड आपने बिजी वेटिंग करनी है, जैसे ही अनऑक्यूपाई होता है, फ्री होता है, ये ब्रेक हो जाएगा, मतलब फ्लैग इक्वल्स ट्रू होएगा। आपने फिर से सेट कर देना है फॉल्स, क्या मैंने ले लिया अब और कोई ना आए, और आप क्रिटिकल सेक्शन में चले जाते हो। और फिर आप अपना काम करके फिर से उसको, यहाँ पे मैंने ट्रू लिखना था कि अब आप आ सकते हो, एंट्री अलाउड। लेकिन अगर आप इसके अंदर देखो ना, मसला तो वही आ गया। क्या भाई यू कहाँ पे है, मैं एक हाथ से लिख रहा हूँ, कैसी बात हो। अच्छा, वैसे एक सिंगल लेटर दो हाथों से लिखना। इसके अंदर मसला ये है कि जो काउंट के अंदर मसला आ रहा था ना कि शेयर्ड रिसोर्स है, उसको दोनों एक टाइम पे रीड कर रहे हैं, प्रीएम्प्ट हो रहा है, वही वाली चीज़ इस फ्लैग के ऊपर भी अप्लाई हो सकती है। लेट्स से कि यही कोड चला रही है पहले प्रोसेस ज़ीरो, ठीक है। प्रोसेस ज़ीरो आती है, वो देखती है फ्लैग वैल्यू ट्रू है, ठीक है। ये लूप आया, तोड़ दिया। जैसे ही वो लूप तोड़ा है और वो ये रन करने वाली है, प्रीएम्प्ट हो जाती है। अब उसने अगली लाइन यही चलानी है, प्रोसेस ज़ीरो ने। प्रोसेस ज़ीरो यहाँ पे खड़ी हुई है, अब प्रोसेस वन आती है, वो देखती है फ्लैग की वैल्यू क्या है, ट्रू है, ठीक है। उसका लूप भी टूट गया, और वो फ्लैग को फॉल्स सेट कर जाती है और वो सीएस में भी घुस जाती है। अब वो सीएस में घुसी हुई है, पता नहीं काम जो मर्जी कर रही है, और अचानक से प्रीएम्प्ट होती है। फिर से P0 पे आते हैं जो यहाँ पे अभी भी खड़ी हुई थी। अब वो भी फ्लैग फॉल्स करके, क्योंकि उसने भी जब लास्ट देखा था ना, उसको पता था कि मैं आया हूँ और कोई भी नहीं आया हुआ, मैंने रिजर्व कर लिया। अब तो मसला तो वही आ गया कि पहले जो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चीज़ थी, कोई काउंटर का वेरिएबल, पहले उसको एक टाइम पे एक्सेस करते हैं। अगर फ्लैग को एक टाइम पे एक्सेस कर लिया तो वो क्या होगा। तो मसला तो हमने बस वो एक एक्स्ट्रा बीच में डिग्री ऑफ सेपरेशन डाल दी है। ऑब्वियसली चांस कम हो गया, लेकिन मसला फिर भी एग्जिस्ट करता है वही वाला। तो इसका क्या हल हो सकता। तो इसका अगला हल है कि स्ट्रिक्ट ऑल्टरनेशन कर लो, कि पहले मेरी बारी फिर तुम्हारी बारी, पहले मेरी बारी फिर तुम्हारी बारी, राइट। फिर उसके अंदर कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी कि इस वक्त किसकी बारी है। तो लेट्स से कि टर्न पहले P0 की है, प्रोसेस ज़ीरो की पहले टर्न है, वो आती है, वो देखती है कि किसी और की टर्न तो नहीं है, अच्छा मेरी टर्न ही है, फिर वो चली जाएगी अपना काम करके, अगले बंदे को बारी दे के चली जाएगी। ये अच्छा सोल्यूशन है। लेकिन अगर प्रोसेस ज़ीरो ने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कोई 5 बार एंटर होना हो और प्रोसेस वन ने कोई लेट्स से 2 बार होना हो या 1 बार होना हो, तो प्रोसेस ज़ीरो आती है, उसकी बारी है, ठीक है। उसने देख लिया उसकी ही बारी है, क्रिटिकल सेक्शन में जो काम करना था कर लिया, अगले बंदे को बारी दे दी। प्रोसेस वन में आए, उसने देखा मेरी बारी है, लूप तोड़ के आ गया, क्रिटिकल सेक्शन में घुसा, अगले बंदे को बारी दे दी। फिर इधर आए, इसने अभी 4 बार जाना है और P1 ने जितना जाना था चला गया। वो फिर से आता है, देखते हैं मेरी बारी है, काम करता है, अगले बंदे को बारी दे देता है। अब इस अगले बंदे ने कभी आना ही नहीं है, उसने तो अपना काम कर लिया, उसने तो कभी आपको, अब तो वो कभी भूल गया वह कि कभी क्रिटिकल सेक्शन भी होता था और आप अभी भी उसका इंतज़ार कर रहे हो।
और आप बस सब लगे हुए इन्फिनिट लूप में, आप कभी भी नहीं तोड़ पाओगे। तो इसके अंदर ना प्रोग्रेस नहीं हो रही। तो वो जो टेक्निकल टर्म्स जो पहले मेंशन की थी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस होनी चाहिए, तो इस वाले के अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं थी, क्योंकि एक वक्त के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में आ गए थे। जबकि इस वाले के अंदर ये है कि कोई भी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पा रहा, जबकि इस वक्त कोई है भी नहीं, तो प्रोग्रेस नहीं है यहाँ पर। तो स्ट्रिक्ट ऑल्टरनेशन भी एक अच्छा सोल्यूशन नहीं निकला। फिर अब हम आ जाते हैं इंटरेस्टेड एरिया के कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो उसके अंदर ये है कि जब भी कोई प्रोसेस आती है ना जिसने क्रिटिकल सेक्शन को एंटर करना हो, तो वो बता देती है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, और फिर वो दूसरे का इंतज़ार करती है कि अगर दूसरी इंटरेस्टेड है ना, तो पहले वो अपना काम कर ले, फिर मैं अपना काम कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद अपना काम करके आई एम नो लॉन्गर इंटरेस्टेड, मैंने कर लिया जो करना था। अब अगर ये वैल्यूज़ ऑल्टरनेटिंग हुए ना, मतलब लेट्स से कि P0 पहले आता है, वो बताता है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, प्रीएम्प्ट हो गया, इधर आया इंटरेस्टेड 1 = ट्रू। अब दोनों इंटरेस्टेड अगर ट्रू हो गए, ये वाला देख रहा है कि इंटरेस्टेड 0 ट्रू है, ये वाला देख रहा है इंटरेस्टेड 1 ट्रू है, और वो दोनों एक दूसरे का इंतज़ार करी जा रहे हैं। लाइक उनके साथ ये हो रहा है, ये आइसोमेट्रिक व्यू है एक कमरे का, एक सेकंड नहीं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, एक बंदा यहाँ से आ रहा है, एक बंदा यहाँ से आ रहा है, ये वाला राइट पे होता है, वो वाला भी राइट पे हो जाता है, ये वाला लेफ़्ट पे होता है, वो वाला भी लेफ़्ट पे हो जाता है, और वो इन्फिनिटली इसी काम में लगे मैं कि नहीं तुम चले जाओ, नहीं तुम चले जाओ। तो ये हो रहा है यहाँ पे, मसला यहाँ पे ये है। तो ये सोल्यूशन भी हमारे लिए अच्छा नहीं निकला। लेकिन जबकि ये उस पिछले वाले में से कुछ चीज़ें सॉल्व कर रहा है, इसके अंदर वो कुछ और मसले नहीं आ रहे। इसके अंदर लेट्स से कि अगर वो मसला ना होता, अगर इस एग्जैक्ट मोमेंट में प्रीएम्पशन ना होते, लेट्स से कि इंटरेस्टेड 0 = ट्रू, ठीक है, इंटरेस्टेड 1 इज़ फॉल्स, तो क्रिटिकल सेक्शन में घुस गया, अभी आता है ट्रू हो गया, लेकिन उसको पता है कि अभी दूसरा इंटरेस्टेड है, वो नहीं घुसेगा, क्योंकि अभी हो सकता है कि वो अंदर चला गया, वो चला गया हुआ। तो इस तरह के केसेस के लिए ये ठीक भी था, लेकिन वही बात आ जाती है कि अगर एक ही एग्जैक्ट सेकंड के ऊपर, अगर इस एग्जैक्ट टाइम फ्रेम के ऊपर, अब आप नोट कर रहे होगे कि ये काफ़ी नैरो केसेस हैं, आपको नहीं पता कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कब होगी। तो आपके पास जब भी अच्छा ये जो सारा अभी हम कर रहे हैं, आप कह रहे होगे यार क्या है ये लॉक वेरिएबल स्ट्रिक्ट ऑल्टरनेशन करनी तो हमने यूज़ है नहीं, क्यों बता रहे हो? तो उसकी वजह यह है कि आपको ना काफ़ी बार इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं कि आपको ना क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के सोल्यूशन दिया जाए और आपको कहा जाए एवेल्यूएट करो कि इसके अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेट है या नहीं है। तो उस केस के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ मसला हो सकता है, क्योंकि अभी हमने ये लॉक वेरिएबल्स देखा था, हमें काफ़ी अच्छा लगा था सोल्यूशन कि यार ऐसा ही है चल जाएगा। लेकिन जब हमने थोड़ा गौर से देखा तो एक ऐसा केस निकल आया जिसके अंदर वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाली चीज़ वायलेट हो रही है, जबकि देख के लगता है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रही है। इसी तरह इंटरेस्टेड के अंदर भी देख के लगता है, स्ट्रिक्ट ऑल्टरनेशन के अंदर भी देख के लगता है कि सारा कुछ सही चल रहा है। तो इन सब का देखने का फ़ायदा यही है कि आपको एक्चुअली जब सवाल आए तो आपको पता हो कि क्या क्या पोटेंशियल मसले हो सकते हैं, क्योंकि एंड पे ये जो सारे पाथ हैं कि एग्जैक्टली इस माइक्रो सेकंड के ऊपर जब इसने ये एग्जीक्यूट किया, इससे पहले यहाँ पे खड़ा हुआ था, तो जाके प्रीएम्प्ट हो जाए तो क्या होगा, ये आपने सोचना है पेपर के दौरान। और उसके लिए यही है कि आपको पहले पता होगा कहाँ कहाँ मसले आते हैं, तो आप ये चीज़ सोच सकोगे। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा फेलियर्स की बात होगी, हम लॉक भी नहीं यूज़ कर सकते, हम स्ट्रिक्ट ऑल्टरनेशन भी नहीं यूज़ करते, हम इंटरेस्टेड भी नहीं यूज़ कर सकते, तो क्या कर सकते हैं? तो अगर हम खाली दो प्रोसेसेस के लिए बात कर रहे हैं तो पीटरसन सोल्यूशन आ जाता है यहाँ पर। अब पीटरसन सोल्यूशन बेसिकली इंटरेस्टेड अरे वाला सोल्यूशन ही है, लेकिन उसके अंदर एक हल्का सा चेंज है, उसके अंदर टर्न भी मर्ज कर दिया हुआ है। तो अगर आप देखो ना, लिटरली लाइन फॉर लाइन एक ही चीज़ है, इंटरेस्टेड आई इक्वल्स टू इंटरेस्टेड आई इक्वल्स टू वाइल इंटरेस्टेड जे, अगला बंदा इंटरेस्टेड है तो मैं रुका रहूँगा, अगला बंदा इंटरेस्टेड है तो मैं रुका रहूँगा, बस आगे कुछ और है वो भी उसमें आता है, और वो नीचे भी वही। तो अब डिफरेंसेस पे आ जाता है। आप नोट करो कि पीटरसन सोल्यूशन ना अपने आप को बारी देने की जगह दूसरे बंदे को बारी दे रहा है, टर्न इक्वल्स जे कर रहा है, और वो देख रहा है कि क्या दोनों ये केसेस ट्रू हैं, क्या वो इंटरेस्टेड है और उसकी बारी है। अगर ऐसा हो कि वो इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन उसकी बारी है, तो वो मतलब जो स्ट्रिक्ट ऑल्टरनेशन के अंदर हो रहा था कि वो इंटरेस्टेड भी नहीं था लेकिन उसके बाद बारी आई हुई थी, इसलिए P0 अटका हुआ था, यहीं पे अटका हुआ था वाइल लूप में। उस केस को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे
एंड लगाया हुआ है कि अगर इंटरेस्टेड भी हो और टर्न भी उसकी हो, सिर्फ और सिर्फ तब आपने उसका इंतज़ार करना, वरना आपने उसका इंतज़ार नहीं करना। वरना अगर ये है कि उसकी बारी है, वो इंटरेस्टेड नहीं है, या ये है कि वो इंटरेस्टेड है लेकिन उसकी बारी नहीं है, तो आपने उसका इंतज़ार नहीं करना। राइट, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। अब ये किस तरह से काम करती है, किस तरह से, मैं उसी तरह से कहता हूँ ना, इसके अंदर ये मसला था कि हम एग्जैक्ट इस माइक्रो सेकेंड पर ये रन करके हम चले गए थे। तो लेट्स से P0 आती है, वो कहती है इंटरेस्टेड I इक्वल्स ट्रू, मतलब इंटरेस्टेड 0 इक्वल्स ट्रू, सही है। अब टर्न इक्वल्स 1 कर गई है वो, अब वो यहाँ पे प्रीएम्प्ट हो जाती है। अब प्रोसेस 1 आती है, वो कहती है इंटरेस्टेड 1 इज ट्रू, और वो टर्न वाले वेरिएबल को 0 ले जाती है। अभी उसने 1 किया था, इसने फिर से 0 कर दिया। अब हम वापस प्रीएम्प्ट होते हैं, प्रोसेस 0 पे आ जाते हैं, तो इंटरेस्टेड J ट्रू है लेकिन उसकी बारी नहीं है, बारी 0 के बराबर है, तो इसलिए उसको इजाज़त नहीं है। तो और जबकि प्रोसेस 1 इस वक्त वाइल लूप में फंसी होगी, क्योंकि प्रोसेस 0 इंटरेस्टेड भी और उसकी बारी भी हमने दे दी हुई है। तो इस तरह से ना पीटरसन सोल्यूशन काम कर जाता है। ये बड़ा स्पेसिफिक है, इसके अंदर एक लाइन भी ऊपर नीचे हो जाए तो मसला हो सकता है, इसलिए मैंने ये साइड बाय साइड रखा है इंटरेस्टेड अरे के साथ, ताकि आप इसको रिलेट कर सको, आपको थोड़ा समझ आ जाए। इस तरह से शायद ज़्यादा अच्छी तरह से याद आ जाए। एनीवेज, पीटरसन सोल्यूशन के अंदर मसला ये है कि सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोसेस के लिए काम करता है। क्या मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ या नहीं कर रहा? ओके गुड, मैं कर रहा हूँ। अच्छा, होली शिट 46 मिनट्स हो भी गए। अच्छा, इसलिए बोला नहीं जा रहा। हाँ, जो मैं पहले बात कर रहा था कि आपको कोई प्रपोज सोल्यूशन दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन है या प्रोग्रेस है या बाउंडेड वेट है या नहीं है। तो ये आपके सामने एक है कि प्रोसेस 0 दी हुई है, ठीक है, इसके अंदर फ्लैग 0 ट्रू कर दी है। ये शायद इंटरेस्टेड अरे की तरह ही हो कुछ, पता नहीं, कोई अरे है फ्लैग्स की, उसको ट्रू कर दिया इस टाइम अपने कॉरस्पॉन्डिंग, तो कुछ इंटरेस्टेड के लिए रिलेटेड ही होगा। वाइल टर्न इज़ नॉट इक्वल टू 0, जब तक मेरी बारी नहीं है मैंने क्या करना है? जब तक मेरी बारी नहीं है मैंने इंतज़ार करना है, मैंने देखना है कि क्या अगला बंदा इंटरेस्टेड है। जब तक वो इंटरेस्टेड है मैंने लगे रहना। जैसे ही उसने इंटरेस्ट लूज़ किया मैंने बारी उससे छीन लेनी है, और फिर मैं चला जाऊँगा क्रिटिकल सेक्शन में। तो पूछा ये जा रहा है कि क्या इसके अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूजन है या नहीं है। तो आप अगर खुद सोचना चाहते हो सोच लो, लेकिन मैं अपने तरीके से बताने वाला हूँ कि लेट्स से फ्लैग 0 ट्रू हो गया, ठीक है, ठीक है, वाइल टर्न इज़ नॉट इक्वल टू 0, हम इसमें आ गए। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। ओरिजिनली फ्लैग्स के अंदर इंटरेस्टेड जो रहे हैं दोनों 0-0 है, प्रोसेस 0 भी इंटरेस्टेड नहीं है, प्रोसेस 1 भी इंटरेस्टेड नहीं है। प्रोसेस 0 आती है, फ्लैग 0 ट्रू कर जाती है कि आई एम इंटरेस्टेड, और उसकी बारी नहीं थी, लेकिन टर्न लेट्स से 1 की थी, तो वो लूप के अंदर आ गया। अब यहाँ पे वो वाइल फ्लैग 1 इक्वल्स टू देखता है कि इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं है, राइट, और वो प्रीएम्प्ट यहाँ पे हो जाता है। सिचुएशन ये है कि टर्न का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 थी, और जो फ्लैग्स की अरे है उसके अंदर 0 को हमने सेट कर दिया 1, और जो 1 वाला था उसको वो बाय डिफ़ॉल्ट अभी 0 ही पड़ा हुआ। अब इस पॉइंट के ऊपर जब इसने लूप ब्रेक करके ये अब टर्न इक्वल 0 करने वाला है, यहाँ पे प्रीएम्प्ट हो जाता है, राइट। तो फ्लैग 1 इक्वल्स ट्रू, तो ये कट के 1 हो गया। वाइल टर्न इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो टर्न तो 1 के बराबर है, तो ये सारा लूप इग्नोर होएगा और वो क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा। तो प्रोसेस 1 एट दिस मोमेंट क्रिटिकल सेक्शन में है। अब लेट्स से प्रीएम्प्ट होता है, यहाँ पे आ जाता है। इस पॉइंट के ऊपर मैं प्रोसेस 0 में खड़ा हुआ था। अगली बारी क्या है, टर्न इक्वल 0 कर देनी है, ठीक है, टर्न इक्वल 0 कर देता है। कहाँ पे गया, ये है टर्न 0, और फिर मैं अब वाइल लूप की हेडिंग पे आता हूँ, मैं देखता हूँ टर्न इज़ नॉट इक्वल टू 0। चलो ठीक है, ये कंडीशन अब ट्रू नहीं रही, टर्न इक्वल टू 0 है, तो अब मैं लूप में नहीं रहूँगा,
अब मैं भी क्रिटिकल सेक्शन में, होली यार मुझे ये बंद कर लेनी चाहिए चीज़ें, शायद नेविगेट ही नहीं हो रहा, एक सेकंड। अच्छा ठीक है, तो इसके अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूजन इसलिए नहीं है, ठीक है, देख के लग रहा था कि है लेकिन नहीं है। अब ये पता कैसे चलेगा, तो कुछ हिंट्स ये हैं कि जब भी इस तरह का कोई वाइल लूप वगैरह हो ना, जिसके अंदर आप वाइल लूप के ऊपर टेस्ट करते हो और बाद में जाके कोई एक्शन करते हो, चांसेस हैं कि जैसे ही वो वाइल लूप टूटेगा अगर आप उसके बाद प्रीएम्पशन करोगे। यहाँ पे भी हमने ये देखा था ना कि ये वाला वाइल लूप टूट गया था तो हमने प्रीएम्प्ट किया था, या इस तरह से, या फिर इस तरह की चीज़ों के अंदर जहाँ पे भी आप शेयर्ड मेमोरी के साथ खेल रहे हो, राइट, जब भी शेयर्ड मेमोरी एक्सेस हो रही है आप उसके ऊपर प्रीएम्प्ट कर लो, क्योंकि इन सब में ये चीज़ कॉमन थी कि शेयर्ड मेमोरी ही यूज़ कर रहे हैं वो, फिर भी शेयर्ड मेमोरी के मसले को हल करने के लिए शेयर्ड मेमोरी ही यूज़ कर रहे हैं, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है उसको सही से हैंडल करना। तो आप वो वाले इससे देखो, वैसे मैंने बहुत नॉन स्पेसिफिक बात की है, लेकिन हाँ ये मुश्किल होता है बताना। लाइक मैंने जब ओरिजिनली ये देखा था मुझे नहीं मिला था, बाद में हमने जब सोल्यूशन खोल के देखा था तो जाकर पता चलता कैसे है। लेकिन यही है कि आपको लाइक पैटर्न बिल्डिंग इस तरह से ही होएगी कि आप ज़्यादा से देख लो, इसलिए मैंने जितने ज़्यादा इंक्लूड कर सकता मैंने किए हैं। अच्छा, अब हम हार्डवेयर सोल्यूशंस पे आ जाते हैं। ये सारी बातें हो गई, ठीक है, इससे बाहर आ जाओ, ये इससे थोड़ा बाहर आ जाओ, ठीक है, आगे मैं थोड़ा सा याद कराना चाहता हूँ लॉक वेरिएबल्स। लॉक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है कि इस वक्त मैं हूँ और कोई ना है, बहुत सिंपल है, ताला लगा के मैं अंदर घुस गया हूँ, ठीक है। उसके अंदर जो मसला आ रहा था ना वो ये था कि हम वाइल लूप के अंदर इंतज़ार तो कर लेते थे, उसके बाद जब हम सेट करने होते थे ना, हम प्रीएम्प्ट हो जाते थे और फिर मसला हो जाता था, राइट। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और प्रीएम्प्ट होता था तो मसला आ रहा था। अगर किसी तरीके से मैं इन दोनों को मर्ज कर दूँ, मतलब ये दोनों हैं ही एक चीज़, मतलब यहाँ पे प्रीएम्प्ट ही नहीं हो सकता दरम्यान में कभी, सॉरी। अच्छा, तो वो काफ़ी इजी हो जाए मेरे लिए, राइट। तो उसके लिए ना एक हार्डवेयर लेवल के ऊपर एक इंस्ट्रक्शन बनाई गई थी, एक बिल्कुल एटॉमिक तरीन जो छोटी सी चीज़ होती है ऑप कोड, उसका अलहदा साइन किया गया कि ये ऑपरेशन है एक, इसके दौरान नहीं कुछ हो सकता और प्रीएम्प्ट बेसिक तरीन लेवल के ऊपर। उन्होंने एक और चीज़ इंट्रोड्यूस कराई टेस्ट एंड सेट के नाम से। अब टेस्ट एंड सेट पता है क्या करता है? टेस्ट एंड सेट ना ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जो आपने डाला था वो रिटर्न करता है, लेकिन उससे करने से पहले ना सेट कर देता है ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यू को ट्रू के बराबर। अब आप कहोगे काफ़ी लाइक काउंटर इंट्यूटिव है, कहाँ पे लॉक वेरिएबल कहाँ पे ये, लेकिन अब आप यूसेज देखोगे तो आपको समझ आएगी। ये वाइल के अंदर हमने डाला है वाइल टेस्ट एंड सेट लॉक। अब इस वक्त लॉक नहीं लगा हुआ, ठीक है, तो लॉक की ओरिजिनल वैल्यू क्या है? फॉल्स। तो लॉक की ओरिजिनल वैल्यू रिटर्न करता है टेस्ट एंड सेट, तो फॉल्स आ गया, वाइल फॉल्स। और अब लॉक की वैल्यू टेस्ट एंड सेट ट्रू भी कर जाता ना, ये देखो ट्रू भी करके, तो फॉल्स भी कर दिए चेक कि इस वक्त फॉल्स था, और अगले लोगों को बताने के लिए कि इस वक्त लॉक्ड है, उन्होंने एक ही इंस्ट्रक्शन के अंदर ये दोनों काम करनी है, चेक भी कर लिया और क्लेम भी कर लिया। पहले ये था ना कि चेक करने के बाद जब क्लेम करने वाले होते थे तब प्रीएम्प्ट हो जाता था, ये उसका हल है। अब क्या ये आपको याद होना चाहिए? हरगिज़ नहीं। कोई ज़रूरत नहीं है इसको याद रखने की, कोई ज़रूरत नहीं इसको रट्टा मारने की। ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ हार्डवेयर लेवल उन्होंने डिफ़ाइन करके आपके सामने रखे होते हैं इस तरह से, जैसे टेस्ट एंड सेट का नीचे लिखा हुआ है, और आपको बस कहा होता है कि इसको रिव्यू करो, इसके अंदर कोई उसके साथ कुछ खेलना होता है, ठीक है। तो ये बस एग्जांपल थी कि इस तरह से भी हो सकता है, और ये एटॉमिक फंक्शंस होते हैं कि दिए हुए कि इसके दौरान प्रीएम्प्शन नहीं होएगी, राइट। अच्छा, उसके अलावा और भी काफ़ी हार्डवेयर सॉल्यूशंस हैं, फेच एंड ऐड है, कंपेयर एंड स्वैप है, लेकिन वही वाली बात, यू डोंट हैव टू मेमोराइज एनी ऑफ दिस, इनके बिना भी हो जाएगा। और इनके अंदर मसला ये है कि ये पोर्टेबल कोड नहीं लिखते, लाइक आपको ये मशीन डिपेंडेंट है, ठीक है, तो ये ऑब्सोलीट है, ये एक्चुअली यूज़ नहीं होना है। लेकिन सवाल के अंदर आ सकता है सिर्फ और सिर्फ फॉर योर लर्निंग कि आपको इस तरह से कुछ दिया हो टेस्ट एंड सेट की तरह कि आपको पूरी एटॉमिक फंक्शन आपको दिया हुआ है, आपको केस बताया और आपने बताना है कि क्या सही चल जाएगा, क्या करेगा, क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट देगा, क्या करेगा। अच्छा,
इन सब के बाद एक्चुअली वो बात आ जाती है जिसके ऊपर आप सारे पास पेपर खोल के बैठे हुए हो, सीमाफोर्स। सीमाफोर्स से पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं। सीमाफोर्स के जो डायरेक्ट प्रेडिसेसर्स हैं ना वो म्यूटेक्स लॉक्स हैं, लेकिन म्यूटेक्स लॉक्स के अंदर ये होता था कि वो बिजी वेटिंग कराता था। मतलब हम जब वेट एस लिखते हैं ना, एक्चुअली वो कोई ये नहीं हो रहा होता कि बस वाइल लूप में अटका हुआ है, होता ही है कि उसकी बारी नहीं आती, ओएस उसकी बारी नहीं आने देता। कुछ इस तरह से है मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसको इस तरह से है कि इससे सीमाफोर्स और म्यूटेक्स लॉक्स में सिर्फ और सिर्फ ये फ़र्क है, ये सीमाफोर्स ना ज़्यादा आई गेस रिसोर्स एफिशिएंट है। वो कभी भी ना सीपीयू को लाइक बिजी वर्क नहीं करवा रहे होते बिना वजह का। मतलब लेट्स से कि ये प्रोसेस ज़ीरो है, वो डिपेंड करिए प्रोसेस वन के ऊपर। जब तक प्रोसेस वन इधर तक नहीं पहुंचती ना, उसने यहाँ पे अटके रहना। अब इस ड्यूरेशन के अंदर नॉर्मल सोल्यूशन ये होगा ना कि आप वाइल लूप लगा दो, वाइल समथिंग। अब ये जो है आप सीपीयू से ही करवा रहे हो, लेकिन सीपीयू के पास ये प्रोसेस आती है, वो उसके हिस्से का काम करता है, फिर जाके वो रिटर्न होता है। ये बीच में आई क्यों ना, जब तक इसका काम नहीं आता, इसको गिनो ही ना अभी। आप खाली ये भी इसकी देखो, ये कॉन्सेप्ट है सीमाफोर्स का। एक्चुअली ये बताया हमें नहीं गया बिल्कुल भी वैसे, लेकिन सीमाफोर्स और म्यूटेक्स लॉक्स में ये फ़र्क है। ये किताब में लिखा हुआ था इसलिए मैंने कहा मेंशन कर दूं, कोई नहीं पता, काफ़ी बार ऐसी बातें होती हैं जो मैंने नहीं पढ़ाई होती फिर भी आ जाती हैं। अच्छा, सीमाफोर्स का अगर हम लाइक हाई लेवल स्ट्रक्ट देखना चाहें कि क्या होगा, तो एक इंटीजर वैल्यू होती है, वो तो आपको पता ही है, 1 0 जो भी है, और साथ प्रोसेस की लिस्ट होती है। ये वो प्रोसेसेस हैं जो करंटली वेट कर रही हैं, जो क्यू में लगी हुई हैं इसको डाउन करने के लिए, क्योंकि ये भी एक लॉक की तरह ही है ना, म्यूटेक्स लॉक कि 1 का मतलब है कि अवेलेबल है, 0 का मतलब है नहीं है। वाइल इट इज़ अनअवेलेबल, अगर कोई बंदा वेट लगा देता है तो वो क्यू में डल जाएगा, राइट? वो बस लगा हुआ है, उसके बाद कोई और प्रोसेस आती है, ये प्रोसेस 0 ने कहा था, वो बाद में कहती, तो इस तरह से वो एक लिंक लिस्ट ही बनी हुई है प्रोसेस में, जो भी है इस तरह से कुछ हो रहा। तो यूँ एक क्यू बनी हुई है, और जब भी आप कोई चीज़ करते हो इंसर्ट, यहाँ पे होती है जैसे ही वो टर्मिनेट हो जाता है वेट, मतलब उसको की मिल जाती है, वो प्रोसेस लिस्ट से ख़त्म हो जाता। और ये वो लिस्ट है जो मैंने यहाँ पे किया था कि कट जाती हैं, इनकी बारी नहीं आती, इस तरह से ही ज़्यादा एफिशिएंट है। ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, ये शायद किसी एमसीक्यू वगैरह में काम आ जाए, मैं वापस नॉर्मल चीज़ों में आ जाता हूँ। अच्छा, नहीं नेवर माइंड, अभी थोड़ी सी और थ्योरी है। ये स्लाइड्स में लिखा हुआ था इसलिए मैं बता रहा हूँ, पहले वाली मतलब स्लाइड्स में भी हल्की फुल्की मेंशन था, ये एक्चुअली लिखा हुआ था। वेट और सिग्नल आपको पता है क्या है, आपने काफ़ी बार यूज़ किए हैं, मैं आपके क्विज भी हो गए। आपने वेट क्या करता है, 1 को 0 बना देता है, बस डिक्रीमेंट करता है, ठीक है, क्लेम कर लेता है रिसोर्स को, और इस वक्त इस ड्यूरेशन के अंदर इंटरप्ट डिसेबल्ड होता है, लाइक कुछ और नहीं आ सकता, कोई प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता। और अगर एस की वैल्यू, हाँ अब वही वाली बात, लिस्ट वाली बात, अगर एस की वैल्यू डिक्रीमेंट करने से कम हो रही हो ना, तो ये लिस्ट में लग जाता है, ये ब्लॉक होके यहाँ पे आ जाता है। मतलब अगर वही वाली बात, यार ये बहुत गंदा कोड है वैसे, इन्होंने पता नहीं किस बेसिस पे लिखा हुआ है। सिंपल बात ये है कि 2 सिस्टम कॉल्स होती हैं, एक है ब्लॉक और एक है वेकअप। ब्लॉक सिस्टम कॉल का काम है ये वाला, वो जो मैं क्रॉस करके दिखा रहा था कि इसको हमने रोटेशन में लाना ही नहीं है अगर वो बिजी वेटिंग करवा रहा है। तो ब्लॉक बिना स्यूडो टास्क वाला तरीका है कि आप बस स्लीप में ले जाओ। और वेकअप जो है ना, वो वापस इंसर्शन के लिए, मतलब आप लिस्ट से जब आप रिमूव हो गए हो, वापस आपने रोटेशन के अंदर आना है राउंड रॉबिन की, उसके लिए। तो होपफुली आपको ये थ्योरी वाली बातें समझ आ गई हो, कोई इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंशन हुई थी, कोई नहीं पता होता, बाद में कोई 2-3 मार्क्स का आ ही जाता सवाल। अच्छा, अब सीमाफोर्स की टाइप्स हैं, एक होता है बाइनरी सीमाफोर, एक होता है काउंटिंग सीमाफोर। काउंटिंग सीमाफोर के अंदर मल्टीपल रिसोर्सेज भी हो सकती हैं, बाइनरी के अंदर एक होती है। म्यूटेक्स वगैरह यूज़ करते हैं हम, ऑब्वियसली बाइनरी यूज़ करते हैं, लेकिन हो सकता है कि जैसे स्लीपिंग बार्बर के अंदर फ्री सीट्स हैं तो वो हम कर लें, अभी उसके ऊपर आता है। तो अगला जो चैप्टर है वो यही है कि क्लासिकल प्रॉब्लम्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। तो काफ़ी पहले हमने इसके बारे में बात की थी, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। ये सारी डिस्कशन शुरू ही हुई थी कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के अंदर ना काउंटर माइनस माइनस और काउंटर प्लस प्लस, मैंने दोनों जगह माइनस माइनस लिखा हुआ है, लेट्स गो।
इस केस के अंदर ना मसला हो रहा था कि यहाँ पे रेस कंडीशन अप्लाई हो रही थी, राइट। हम अगर इसके ऊपर जैसे म्यूटेक्स लगा दें, एक बाइनरी सीमाफोर हम लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं म्यूटेक्स या एस रख लो, जो मर्जी रखना रख लो, इनिशलाइज 1 करते हैं। अब ये दोनों compete करेंगे, जो पहले वेट पे आया ना वो क्लेम कर लेगा, अगले बंदे को रुकना पड़ेगा और उसको रोटेशन से निकाल दिया जाएगा जिस तरह से कहा था, और फिर ये अपना काम कर लेगा, सिग्नल भेजेगा कि अब आपके पास 1 आ गया, फिर ये भी फ्री हो जाएगा, यहाँ से चलता जाएगा। काफ़ी कन्वीनियंट हो गया, ये चल जाएगा, ये इसके अंदर कोई मसला नहीं है। लेकिन इससे बेहतर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे तो फिर भी बिजी वेटिंग हो रही है ना, हम इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि हम सिस्टम के लिए और ज़्यादा एफिशिएंट करना है, और किताब में इसी तरह से हुआ हुआ है। अभी हम और आते हैं एफिशिएंट सॉल्यूशंस के ऊपर, लेकिन वो यही है कि आप एम्प्टी और फुल के लिए ना काउंटिंग सीमाफोर्स यूज़ कर लेते हो। तो यहाँ पे मैंने काउंटर का वेरिएबल ही ख़त्म कर दिया, मुझे कोई म्यूटेक्स वगैरह कोई कुछ नहीं चाहिए, उसकी जगह मैं एम्प्टी फुल पे आ गया। तो इस इनिशियली n सेल्स एम्प्टी होंगे, आपकी अरे के n यूनिट्स एम्प्टी होंगे, तो n बार आप प्रोड्यूस कर सकते हो। मतलब ये क्या करेगा, वेट डिक्रीमेंट करेगा ना, तो n-1 हो जाएगा, n-2 हो जाएगा, n-3 हो जाएगा, और फिर आप प्रोड्यूस करोगे और आप सिग्नल करी जाओगे कि फुल। इस वाले के अंदर आप काउंट बताई जा रहे हो, इसके अंदर आप n- काउंट बताई जा रहे हो, और ये एटॉमिक है। इसके अंदर बेसिकली फ़ायदा यही है कि बस वो वाइल लूप्स की जगह ना हम वेट पे आ गए, हमने बस ट्रांसलेट कर दिया इसको। ये जो यहाँ पे चीज़ आ रही थी ना, हमें ये नहीं लिखनी पड़ रही, ये चीज़ें नहीं लिखनी पड़ रही, क्योंकि ये फिर भी ना वो CPU इनएफिशिएंसी वाली बात होती है। अच्छा, अब ये बिल्कुल सही सोल्यूशन है, इसके अंदर कोई मसला नहीं है, लेकिन काफ़ी बार ऐसे भी हो सकता है कि मल्टीपल रीडर्स और मल्टीपल राइटर्स हों एक ही बफर के लिए। उन केसेस में क्या करना, तो उन केसेस के अंदर हम एक और म्यूटेक्स भी लगा लेते हैं साथ। उसका मकसद ये है कि वेट म्यूटेक्स, हाँ, रिमूव एन आइटम फ्रॉम बफर वगैरह। अच्छा, इसके अंदर जो ये स्विच आया है म्यूटेक्स वाला, उसकी वजह यही है, जो पहले मैंने बात की थी प्रिंटर स्पूल प्रॉब्लम के अंदर, कि 2 राइटर्स एक ही स्लॉट में लिखने की कोशिश करें और वो ओवरराइट हो जाता है। ये वाली जो चीज़ है, उसकी वजह से हम राइटिंग के अंदर म्यूटेक्स चाहेंगे यहाँ पे, जब मल्टीपल राइटर्स होंगे, मल्टीपल रीडर्स होंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पे म्यूटेक्स भी लगा देते हैं कि वो प्रिंटर स्पूल प्रॉब्लम ना हो। कुछ इस तरह से ही है। लेकिन जब हम रीडर में भी ये लगाते थे, राइटर में भी ये लगाते हैं ना, मसला ये आता है कि अगर हम चाहते हैं कि, ये डिपेंड करता है आपका सिस्टम किस तरह से है, अगर हम चाहते हैं कि वो उधर से रीड मल्टीपल लोग कर सकें, जो रिटर्न है वो एक ही सेल है, रीड कर सकते हैं, अगर हम ये चाहते हैं अलाउ करना, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा। तो राइटर वैसे ही रहेगा, उसके अंदर वही रीड राइट वाला म्यूटेक्स लगा हुआ कि या एक टाइम पे या रीडिंग हो रही है या राइटिंग हो रही है, वरना वो हो जाता है ना कि एक के एक्स में कुछ पड़ा हुआ है, एक के एक्स में कुछ पड़ा हुआ है, और वो थोड़ा सा डिसिंक्रोनाइजेशन हो जाती है। या एक वक्त पे रीडिंग हो रही है कि राइटिंग हो रही है। राइटिंग तो वैसे ही है नॉर्मल, रीडिंग पे आता है। रीडिंग के केस के अंदर ये है कि वो सबसे पहले आके ना इंटरनली बिटवीन रीडर्स भी एक म्यूटेक्स अप्लाई किया गया, क्योंकि रीड काउंट का एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया गया। अभी हम म्यूटेक्स पे नहीं आते, अभी हम खाली बात करते हैं रीड काउंट के। रीड काउंट जो है ना, वो बता रहा है कि इस वक्त कितने लोग रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स से पहला वाला आता है रीड काउंट 1 हो गया, तो इफ़ रीड काउंट इक्वल्स 1 वेट RW म्यूटेक्स, ठीक है। तो मतलब जब पहला रीडर आ रहा है ना, उसने डाउन कर दिया रीड राइट म्यूटेक्स को, और अगर इस वक्त राइटिंग हो रही है तो वो रुका रहेगा, फिर जाके वो रीडिंग कर रहा है, और उसके बाद जाके वो रीड काउंट कम कर रहा है, और अगर रीड काउंट अब 0 हो गया ना, तो अब वो फिर राइटिंग की इजाज़त दे रहा है, मतलब रीड राइट म्यूटेक्स को फ्री कर दे। अब ये जो इर्द गिर्द इंटरनली म्यूटेक्स लगे हुए हैं ना, उसकी वजह ये है कि रीड काउंट के भी एक एक्चुअली क्रिटिकल सेक्शन है, क्योंकि मल्टीपल रीडर्स होंगे और मल्टीपल रीडर्स रीड काउंट को अपडेट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसके ऊपर लाइक स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा आपको इस तरह से, वरना एक साथ नहीं समझ आएगी। आई एम प्रीटी श्योर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
मैंने जिस हद तक समझा सकता था इस वक्त मैंने बता दी है। अब हम आगे चलते हैं। टू मच मिल्क प्रॉब्लम। अच्छा, ये एक और क्लासिकल प्रॉब्लम है। ये है कि कंसिडर के रूममेट्स या हाउसमेट्स, ठीक है, जितने मर्जी, डजेंट मैटर वैसे। और उनका ना इंटरनली इन लोगों का ना रूल ये है कि जो भी बंदा फ्रिज के पास जाता है, दरवाज़ा खोलता है और देखता है ना कि फ्रिज में दूध नहीं पड़ा, उसकी ज़िम्मेदारी है कि जाके दूध लेके आए। ये उनके घर का रूल है। दैट्स इट। अगर ऐसा होगा तो सुन के तो लगता है चलो ठीक है, अच्छा रूल है, ठीक है। लेकिन एक बंदा जाता है, देखता है कि दूध नहीं पड़ा, और वो जाके दूध लेने चला जाता है, ठीक है। इन द मीन वाइल जब वो गया हुआ है, एक और रूममेट आता है, वो जाके फ्रिज खोलता है, उसको भी पता चलता है कि दूध नहीं है, तो वो भी चले जाता है। तो इस तरह से ज़्यादा से लोग जाके ज़्यादा दूध ले आते हैं और बाद में ख़राब हो जाएगा वगैरह। बेसिकली यही है कि एनालॉजी है ना प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए। तो इसका हल क्या होगा? इसका हल यही होगा ना, किसी तरह से कम्युनिकेट किया जाए कि अभी एक बंदा दूध लेने गया, अभी कोई ना जाए। तो इसका लाइक एक मिसाली हल ये है कि आप फ्रिज में ये एक नोट छोड़ के चले जाओ कि कोई गया हुआ। अब इसके अंदर हम वापस प्रोग्रामिंग में लेके आता हैं। अगर हमने प्रोग्रामिंग में ये करना हो तो यही है कि एक बूलियन आ जाएगा, ठीक है, कि एक तो है ना कि एम्प्टी का, उसके एम्प्टी का चेक तो लगना ही है ना, उसके अलावा एक और चेक लगेगा कि हैज़ समवन एल्स गॉन आउट, उसके लिए कोई फ्लैग होगा। तो एंड फ्लैग, अगर दोनों कंडीशंस पूरी हैं तो आप जाके वो बाहर जाने वाला काम करोगे, कोट एंड कोट, राइट। तो इसके अंदर सीमाफोर्स का क्या तुक बनता है, राइट। तो सीमाफोर्स का यही है कि लेट्स से दो बंदे एग्जैक्टली एक माइक्रो सेकेंड पे जाके फ्रिज को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। वो थोड़ी सी कॉन्टेक्स्ट स्विच होंगे, जैसे इसने फ्रिज को ऑब्जर्व किया, वो वाइल लूप टूटा है, वो हो गया, इस तरह की कोई चीज़ हो रही है। जैसे ही फ्रिज को ऑब्जर्व किया, दोनों ने देखे इज़ एम्प्टी की कंडीशन ट्रू है और अभी कोई लेने भी नहीं गया, दोनों का ये चेक ट्रू हो गया। और अभी एक बंदा नोट डालने वाला था लेकिन वो प्री एम्प्ट हो गया, राइट। तो उसको नहीं पता कि अब कोई और बंदा चला गया, क्योंकि उसने चेक कर लिया हुआ अपनी तरफ से। तो ये उसके लिए सीमाफोर चाहिए। तो ये आई एम प्रीटी श्योर बातों बातों में समझ आ गई होगी अगर आपने पीछे सुन लिया तो इसके एक सिग्निफिकेंस ये है कि पास्ट पेपर्स के अंदर एक लेयर्स के केक के साथ यही सवाल दिया हुआ था, बस मिल्क की जगह कहा था कि केक के स्लाइसेस हैं, कि 5-5 स्लाइसेस होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स हैं, वो या खाना खा सकते हैं या सो सकते हैं। और वो पता नहीं इस तरह से यानी उनको पढ़ाई करने के लिए खाना चाहिए, और अगर वो और उनके पास खाना नहीं है वो सो जाएंगे, इस तरह से कुछ था। तो वो बेसिकली इसी का स्पिन ऑफ था। वो आपको लाइक पूरी डिस्क्रिप्शन दी होगी, आपको समझ आ जाएगी, लेकिन लाइक जनरल कॉन्सेप्ट्स यही वाले अप्लाई हो रहे होते हैं हर जगह। अच्छा, अब एक थोड़ा सवाल जिसने मुझे काफ़ी देर स्टम्प किया हुआ था, मुझे लग रहा था लाइक एक्चुअली इम्पॉसिबल है, उसके ऊपर आ जाता। दो प्रोसेसेस हैं, पी और क्यू, ठीक है। एक के अंदर एक सिंगुलर स्टेटमेंट है सी आउट 0, दूसरे के अंदर सी आउट 1, बस। और आपने प्रिंट इनसे करवाना है 00011 00011 00011 एड इन्फिनिटम, राइट, लाइक बस इसी तरह से एंड सो ऑन ये पैटर्न प्रिंट कराई जाना। और आपके ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं ना वो ये हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ 2 बाइनरी सीमाफोर्स यूज़ कर सकते हो और कुछ भी नहीं यूज़ कर सकते। काउंटिंग सीमाफोर्स नहीं यूज़ कर सकते आप। मतलब अगर आपके दिमाग में रहे हो कि ठीक है मैं एक काउंटिंग सीमाफोर में डाल के एस को 3 के बराबर कर देता हूँ, चलो 3 बार 0 हो जाए, फिर उसके बाद इस तरह से मैं कुछ कर लूँगा, वो चल जाएगा। लेकिन इस प्रॉब्लम के अंदर उन्होंने बाइनरी सीमाफोर्स खाली अलाउ किए हैं। तो इसके सोल्यूशन को हम थोड़ा देख लेते हैं। आप अगर अपने लिए प्रैक्टिस करना चाहते हो तो पॉज करके देख लो, लेकिन अब मैं सोल्यूशन पे आने वाला हूँ। तो इसके अंदर मैंने ये किया है कि, और बाय द वे लाइक हेविली इंस्पायर्ड है, मैं काफ़ी देर लाइक बहस करता था ग्रुप के अंदर वली वगैरह के साथ, इसलिए जाकर दिमाग में आया, तो क्रेडिट आई गेस। अच्छा, हमें जो 2 सीमाफोर्स दिए हुए हैं ना, एस और टी, मैंने उनको मीनिंग असाइन किया। पहले एस का मतलब है 0 इज़ बीइंग प्रिंटेड, कि अभी 0 की बारी चल रही है, और 1 का मतलब है कि
सॉरी टी का मतलब है कि वन इज़ बीइंग प्रिंटेड। एक वक्त में या S1 होगा या T1 होगा, मैं अलाउ नहीं कर रहा कि कभी दोनों वन हो, ठीक है। ये सिस्टम इस तरह से चल रहा है। अभी आप खाली सिस्टम को समझ लो, फिर आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है वो भी छोड़ दो, हाँ अभी छोड़ दो। S रिप्रेजेंट कर रहा है कि 0 की बारी है, T रिप्रेजेंट कर रहा है 1 की बारी है। उसके अलावा एक शेयर्ड वेरिएबल है काउंट का, ठीक है, जो ट्रैक रख रहे कि कितने प्रिंट हुए हैं फॉर अ गिवन टाइम। तो अभी आप इन्हीं इनिशियल सेटिंग्स के साथ ना मेरे सोल्यूशन को सिमुलेट करो, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। लाइक शुरू के अंदर S की वैल्यू 1 है, T की वैल्यू 0 है। लेट्स से प्रोसेस Q आया है, पहले वेट T पे लगा हुआ है, T तो 0 पे अटका हुआ है, ये बस अटक गया। अब इसको कंसिडर नहीं कर रहे, ये आउट ऑफ रोटेशन है जब तक कोई सिग्नल नहीं आता, ठीक है। प्रोसेस Q अब साइड पे है, बस प्रोसेस भी चल रहा है। वेट S आया, ठीक है, आ गया, उसने 1 को डाउन कर दिया, अब 0 आ गया। अब C आउट 0, वो तो जो ओरिजिनल स्टेटमेंट थी रन होती है, एक 0 प्रिंट हो गया। इस पॉइंट के ऊपर S भी 0, T भी 0 है। खैर प्रिंट होने के बाद आप ना काउंट को इंक्रीमेंट करते हो और आप देखते हो कि इंक्रीमेंट करने के बाद क्या वो 3 के बराबर तो नहीं हो गया। अगर अभी भी 3 से कम ही है ना, तो आप वापस S को ऑन कर देते हो कि अभी भी 0 की बारी चल रही है, ठीक है। लेकिन चलो हम कर लेते हैं, ठीक है, कि अब आगे ऊपर आए, फिर से वेट S चला, 1 से फिर से वो 0 हुआ, दूसरा प्रिंट हो गया, काउंट की वैल्यू 2 हो गई, फिर काउंट की वैल्यू 3 हो गई। जब काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी ना, इस तरह से जब तीसरा 0 प्रिंट होगा, तो हम काउंट को रीसेट कर रहे हैं और अब सिग्नल S करने की जगह सिग्नल T कर रहे हैं कि अब 1s की बारी है। काफ़ी सिंपल सोल्यूशन है आपके सामने, जब लिखा हो, लेकिन जब बनाना हो तो थोड़ा पता चलता है। एनीवेज वो सिमेट्री है लेफ़्ट राइट पे, तो और यहाँ पे 2 होना चाहिए, मैंने 3 लिखा हुआ क्योंकि वो 3 ज़ीरोज़ और 2 1s हैं। तो इस तरह से सोल्यूशन होगा बस। अब इसके ऊपर आएंगे कैसे वगैरह, वो आप पेपर के दौरान सोचना फॉर रियल। अच्छा, अब और कुछ ट्रिक्स जो आप शायद यूज़ कर सकते हो। ये मेरे क्विज़ के अंदर मैंने किया था, कि ये सवाल था हमारे क्विज़ का कि यूज सीमाफोर्स टू मेक दीज प्रोसेसेस प्रिंट आउट द फिबोनाची सीक्वेंस। आपको पता ही है फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, 1 1 से शुरू होता है, उसके बाद उसके अंदर यही है कि हर नेक्स्ट एलिमेंट के अंदर ना पिछले 2 एलिमेंट्स के को सम करके निकाला जाता है। मतलब 1 1 है तो अगला 2 होगा, 2 1 है तो अगला 3 होगा, 2 3 5, 3 5 8, 5 8 13, राइट, लाइक इस तरह से चलता जाएगा। तो हम ये चाह रहे हैं और हमें ये 3 प्रोसेसेस दी हुई हैं। पहले J प्रिंट हो रहा है, फिर I प्रिंट हो रहा है प्रोसेस 2 के अंदर। प्रोसेस 0 के अंदर J I प्लस J बन रहा है, प्रोसेस 1 के अंदर I प्लस J बन रहा है। अब मैंने काफ़ी देर बैठ के सोचता रहा था इसके बारे में। हाँ, और इनिशियल वैल्यूज़ 1 है I J के। अच्छा ठीक है, हमें पता है ना कि इनिशियल वैल्यूज़ I J की 1 है, तो पहले तो 1 1 प्रिंट करना है। तो सबसे पहले किसी तरीके से प्रोसेस 2 को चलाना है, जो भी हो, इन लोगों को रोक के रखना है। अभी इनकी बारी नहीं आई। मैं जब ये देख रहा था ना, मैंने दिमाग में फिर सोल्यूशन आया कि पहले प्रिंटिंग करवा लो, ठीक है, प्रिंटिंग हो गई। उसके बाद प्रिंटिंग के बाद आप दोनों की वैल्यू सेट करा लो, I और J की। क्योंकि पहले मैं ये कोशिश कर रहा था कि पहले यहाँ पे एक वेट लगा रहा था मैं, फिर यहाँ पे सिग्नल वेट लगा रहा था, उससे बड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा था। तो मैंने उसकी जगह मैंने फिर एंड पे जाके ये वर्कफ्लो बनाई कि पहले प्रिंट हो रहा है, फिर प्रिंट होने के बाद ना J सेट हो रहा है, फिर J सेट होने के बाद I सेट हो रहा है। मतलब प्रोसेस 3 पहले चल रही है, फिर प्रोसेस 1 चल रही है, फिर प्रोसेस 2 चल रही है, और उसके बाद फिर से प्रोसेस 3 चल रही है, और ये एक सर्कुलर रेस ही बन रही है। ये फ्लो, इस फ्लो को मैं कैप्चर करना चाह रहा हूँ किसी तरीके से। तो इसके लिए ना मैंने ये किया कि अच्छा, J सेट कब तक नहीं चलेगा जब तक प्रिंटिंग नहीं होती, और प्रोसेस 2 मतलब जो है वो कब तक नहीं चलेगा जब तक I सेट नहीं होता। फक नहीं, ये एक सेकंड नहीं, सॉरी, वापस आता हूँ।
प्रिंटिंग की कंडीशन है कि के आई जे की वैल्यू सेट हो गई है, अभी हम उसके ऊपर नहीं आते, प्रिंटिंग से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, प्रिंट कर लिया। प्रिंट करने के बाद हम प्रोसेस 1 में आना चाह रहे हैं, तो नेसेसरी है प्रोसेस 1 को चलाने के लिए कि पहले प्रिंटिंग कंप्लीट हो गई हो, वरना अभी आधा प्रिंट हुआ होगा, आधी वैल्यू चेंज हो रही है, वो कॉम्प्लिकेटेड कोई मसला ना हो जाए। ठीक है, तो प्रोसेस 1 में मैंने आने ही नहीं देना जब तक प्रिंटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। इसी तरह प्रोसेस 2 में मैंने नहीं आने देना जब तक जे सेट नहीं हो जाता, और फिर प्रिंट में मैंने आने नहीं देना जब तक आई सेट नहीं हो जाता। अब ये करने के लिए ना एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, आप इन तीनों इवेंट्स के लिए जो ट्रिगर्स हैं इनके लिए सीमाफोर्स बना लो। ठीक है, और वो इस तरह से हो जाएगा, काफ़ी सिंपल पैटर्न है। तो आपने प्रोसेस 2 के अंदर इंतज़ार करना है, जो लास्ट प्रोसेस सेट हो रही थी इस वर्क फ्लो के अंदर, प्रोसेस 2 ने आई सेट कर ली है। जैसे ही आई सेट कर लेगा वो आई सेट करने का सिग्नल भेजेगा, मैंने आई सेट कर लिया, तो प्रिंट चलेगा, वरना वो वेट पे लगा रहेगा। उसके बाद वो सिग्नल कहेगा मैंने प्रिंट कर लिया, तो जो प्रिंट में फंसे हुए थे वो यहाँ पे आ जाएंगे। और ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो आप इस तरह से ना मैप बना के हर इवेंट के साथ एक सीमाफोर लिंक करके आप शायद फ़ायदा हो। मैंने इस तरह से अपने क्विज़ में किया था। स्पीकिंग ऑफ क्विज़, उसके अंदर स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम भी आ गई थी हमें। अगर आपको स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम का नहीं पता तो वो यही है कि एक बंदा है, ठीक है, वो बैठा रहता है, अगर उसका कोई हेयर कट करवाने कोई नहीं आया ना, सीट्स खाली पड़ी हैं, तो वो सो जाता। अब कोई कस्टमर आता है, कस्टमर आएगा उसको उठा देगा। ठीक है, अब वो हेयर कट करे जो भी है, एक और कस्टमर आता है, वो देखेगा फ्री सीट्स पड़ी हैं, बैठ जाएगा। और कस्टमर आता है, देखेगा, बैठ जाता, सीट्स भर गई हैं। एक और कस्टमर आता है, वो चला जाएगा, वो बैठेगा नहीं क्योंकि सीट्स ही नहीं है। ठीक है, तो ये अब कस्टमर का बिहेवियर डिफाइन हो रहा है, ये प्रॉब्लम के स्टेट्स में बता रहा हूँ। तो कस्टमर का बिहेवियर क्या है? वेकअप है, सिट है, हेयर कट है और लीव है। तो लीव तो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना कि इफ़ फ्री सीट्स इज इक्वल टू एन, राइट, तो उस केस में हम चले जाएंगे, मेक सेंस, राइट। उसके अलावा अगर सॉरी इफ फ्री सीट्स इज इक्वल 0, मैं ये कहना था। अच्छा, उसके अलावा हेयर कट के लिए ना एक वक्त में एक बंदा हेयर कट करा सकता है एक बार पर, तो उसके लिए हमें म्यूटेक्स चाहिए होगा। तो कस्टमर म्यूटेक्स का हम एक वेरिएबल का वो एक सीमाफोर बना लेता है, और किसी तरीके से हमने वेकअप का सिग्नल भी भेजना होगा अपने बार्बर को। तो उसके लिए मैंने वेकअप का सिग्नल के लिए उस इवेंट के लिए मैंने एक सीमाफोर बना लिया। अब मैं इसको करूँगा नहीं क्योंकि हमें अगर क्विज़ में आ गया चांसेस बहुत कम है कि मिड में आए, लेकिन मकसद वही था कि आप फ्री सीट्स को एज अ काउंटिंग सीमाफोर यूज़ कर सकते हो। इस तरह की एप्लीकेशंस भी होती हैं, काउंटिंग सीमाफोर्स आर गुड, यू शुड यूज़ देम फॉर रियल। अच्छा, अब डाइनिंग फिलोसोफर्स पे आते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको आपने मेरा ख्याल लाखों बार सुन ही लिया होगा। वो यही है कि 5 लोग बैठे हैं, वो या खाना खा सकते हैं या सोच सकते हैं। इनका ये डिफाइंड बिहेवियर है। इनके खाना अगर ये खाना है ना, इस भाई ने इसको चाहिए कि ये दोनों चॉपस्टिक्स यूज़ करें, राइट, इसकी लेफ़्ट वाली और राइट वाली। लेकिन इसके साथ वाले की भी यही कंस्ट्रेंट है, इसके साथ वाले की भी यही है। तो ऑब्वियसली एक वक्त में ये सारे नहीं खा सकते क्योंकि इतनी चॉपस्टिक्स नहीं पड़े। ये ब्रो बैठा हुआ है, ये खा रहा है ना, तो इसके लेफ़्ट वाला भाई और इसके राइट वाला भाई नहीं खा सकता, राइट। उनको सोचना पड़ेगा बैठ के कि मैं कहाँ आ गया हूँ। अब चॉपस्टिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ना हम सीमाफोर्स यूज़ कर रहे हैं, राइट, क्योंकि उसके अंदर भी वो म्यूटेक्स लॉक वाली शिटी है ना कि अब ये मैंने क्लेम कर लिया कि दिस इज़ माइन, मैं नहीं दूंगा साथ वाले को। उसके अलावा थोड़ा सा और बस फ्लैश आउट किया हुआ कि आई फिलोसोफर के लिए चॉपस्टिक आई उसके लेफ़्ट वाली होगी और चॉपस्टिक i+1 मॉड्यूलो 5 उसके राइट वाली होगी और व्हाटएवर। और ये दोनों उसको चाहिए खाना खाने के लिए। अब इसके ना काफ़ी ज़्यादा आप सॉल्यूशंस बनाने की कोशिश करो, अच्छी बात है, करने चाहिए, थोड़ा सा अपने लिए प्रैक्टिस करो, लिखो, कोशिश करो कि अभी खुद ही कर सको बिना मेरे कुछ बताए। लेकिन आप जो भी बनाओगे ना उसके अंदर मसला आएगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा इस तरह का आपको पता होना चाहिए कि आपने बड़े गौर से देखा हो कि हर तरीके से मसला आ रहा है, इस तरह से मसला आ रहा है।
वैसे मैं प्रोजेक्ट करूँ, मेजर प्रोजेक्शन एनीवेज, वो ये है कि डेडलॉक आ जाते हैं काफ़ी बार। डेडलॉक इस तरह से आता है कि ना ये वाला बंदा अपना लेफ्ट वाला फोक कर लेता है, ये वाला बंदा ये वाला उठा लेता है, ये वाला बंदा ये वाला उठा लेता है, एंड सो ऑन। इस तरह से सारे अपना एक एक साइड वाला उठाए जाते हैं, एंड पे कोई भी बंदा अपने उस वाली साइड का नहीं उठा सकता, राइट। लाइक अगर मैं इसको सर्कल की जगह एक रेक्टेंगल में शो करूँ, तो ये बंदा है, ये बंदा है, ये बंदा है, ये एक फोर्क है, ये एक फोर्क है, ये एक फोर्क है, यहाँ पे एक फोर्क है, ये वाला बंदा ये वाला पकड़ लेता, ये वाला बंदा ये वाला पकड़ लेता, ये वाला बंदा ये वाला पकड़ लेता। अब लेट्स से ये वाला फोर्क भी एग्जिस्ट नहीं करता फॉर सम रीज़न, क्योंकि कहाँ ये इस बंदे ने वहाँ से घुमा के हाथ पकड़ा हुआ, ठीक है। अब कोई भी बंदा अपने लेफ्ट वाला फोर्क नहीं पकड़ सकता, लिटरली कोई भी नहीं पकड़ सकता। तो ये जो है ना, ये डेडलॉक आ गया। अब इसके सल्यूशन के लिए ना एक ही आइडिया है कि आप ना इस भाई को ना इजाज़त ही ना दो जब तक अगर तीन लोग हैं ना, तो एक चौथे को आने ही ना दो। हमेशा मैक्सिमम लिमिट ऑफ n-1 लोग रखो पूरे प्रोग्राम के अंदर, ताकि ये डेडलॉक वाला मसला ना है, क्योंकि हमेशा कम से कम फिर एक फॉर्क एग्जिस्ट करेगा जो ये वाला बंदा उठा के ले सके, यूँ फ्रीकी आसान बना के। एक ये सोल्यूशन है। उसके अलावा है कि इवन ऑड अप्रोच। उसके अंदर ये है कि अगर आप इवन सीट पे बैठे हो ना, तो आप अपने लेफ़्ट वाला लोगे, और अगर आप ऑड सीट पे बैठे हो तो अपने राइट वाला लोगे। तो इस तरह से ना कंपटीशन ज़्यादा क्लियर हो जाता है। अगर इस बंदे ने क्लेम कर लिया ना, तो अब आप रुक जाओगे, अब आप फिर ये वाला भी नहीं उठाओगे। तो इस तरह से डेडलॉक कम आते हैं, आप लाइक एक्चुअली रिस्पेक्टफुली बिहेव करते हो समथिंग, इस तरह से कुछ है। लेकिन ये ज़्यादा लाइक इजी है, ब्रेन डेड अप्रोच, बस काउंटिंग सीमाफोर डाल दो, इजी, राइट। अच्छा, अब उसके अलावा डेडलॉक सिचुएशन और कब आ सकती है सीमाफोर के अंदर? वो ये एक एग्जांपल दी हुई है, असाइनमेंट का सवाल है, पता नहीं किसका है, ये भी दोस्त ने भेजा था। एक सेमेस्टर 1, एक सीमाफोर 1 है जिसकी वैल्यू 1 है, सीमाफोर 2 है उसकी वैल्यू 2 है। उसके साथ बफर कुछ डिफाइन किया हुआ है, अमंग शेयर्ड वेरिएबल्स बफर इज एन इनफिनिट लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, रेस्ट आर सीमाफोर्स, राइट, ओके। अच्छा, फिर से हमारे जान ही नहीं छूट रही, प्रोड्यूसर कंज्यूमर फिर से आ गया। यार ये आप खुद कर लो, अच्छा नहीं चलो ठीक है, पहले प्रोड्यूसर आता है। उसने, हम इस लूप के अंदर अभी घुसे हुए हैं, ठीक है, इस वाले लूप में और इस वाले लूप में, बकाया वाली न्यूआंस को छोड़ दो। इसने आइटम प्रोड्यूस करनी है और उसने वेट करना है कि फुल तो नहीं है। अगर फुल है तो भी वो रुका रहेगा, अगर जगह है, सेम वन इज़ लाइक इज़ देयर एम्प्टी स्पेस, अगर 1 है तो देयर इज़ एम्प्टी स्पेस। तो ये डाउन कर देगा कि ठीक है मैंने क्लेम कर ली है जगह, अपनी आइटम ऐड करेगा, और उसके बाद सिग्नल भेज रहा सेम 2 में और सेम 1 में। अब सेम 2 क्या है वो मुझे शायद समझ आ जाए। राइट साइड पे जाते हैं, यहाँ पे सेम वेट हो रहा है 1 का, सेम वेट हो रहा है 2 का। अच्छा, असल में ना मैं भूल गया था, यहाँ पे हमने एक्चुअली फंक्शनैलिटी नहीं समझनी। यहाँ ये ये है ही गलत सोल्यूशन, ये एक प्रॉब्लम है। तो आपने ये बताना है कि मसला कहाँ पे आ रहा है और किस तरह से सॉल्व करना है। तो इसको सिम्युलेट कर लें तो बेहतर है। सेम 1 डाउन कर दिया तो अब ये 0 हो गया। अब सेम 2 रेज किया तो ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। अब इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों सीमाफोर्स 1 है। मैं यहाँ पे आता हूँ, दोनों डाउन हो गए, काफ़ी अच्छा चल रहा सारा कुछ, कोई मसला नहीं आ रहा। ये बंदा फिर से सीमाफोर 1 अप कर देता है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे जाने की जगह, वही करने की जगह अब मेरे पास यही वैल्यूज़ हैं, मैं पहले इधर आ जाता हूँ। अगर मैं पहले इधर आ गया हूँ ना राइट साइड पे सीमाफोर 1 में, तो अब मेरा प्रोग्राम डेड हो गया, क्योंकि ये जो है ना ये आइटम प्रोड्यूस करके सीमाफोर 1 का इंतज़ार करेगा, और सीमाफोर 1 तब तक रिलीज़ नहीं होएगा जब तक सीमाफोर 2 नहीं होएगा, और सीमाफोर 2 तब तक नहीं होएगा जब तक सीमाफोर 1 रिलीज़ नहीं होगा। तो ये डेडलॉक आ जाता है, ठीक है। अब इसका सल्यूशन ये है कि ये चीज़
जिस ऑर्डर में वो है उस ऑर्डर में ये होना चाहिए, बेसिकली ये है इसका कि लाइक दिस शुड बी फ्लिप्ड, दैट्स इट। ये भी एक प्रॉब्लम होती है, इसको भी आपने ध्यान रखना होता है, ये इसका मकसद था। अब फाइनल जो हमारा टॉपिक है, बेकरी एल्गोरिथम। आय हाय, मुझे अब जाके रियलाइज़ हो रहा है मैंने इसको पोस्ट भी करना वीडियो को, टाइम क्या हो रहा है? ओके अच्छा। बेकरी एल्गोरिथम समझने से पहले ना आप उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लो कि लाइक क्या थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट यही है कि यू वॉक इन टू अ बेकरी, यहाँ पे पता चल रहा है कि इस वक्त बारी है टोकन नंबर 071 की। आप आते हो, आपको कोई 092 मिल जाता है, जो मर्जी मिल गया। अब ये कोई रे ही होगी ना एक्चुअली, हम इतने बड़े नंबर्स में नहीं आते, हम 1 to 5 पे आ जाते हैं। कोई होंडा 1 to 5, लेट्स गो। 0 1 2 3 4, लेट्स से ये वाले पहली सर्विस हो गए में, तो उनका नंबर 0 है। यहाँ पे कोई 2 आ गया, यहाँ पे कोई 1 आ गया, यहाँ पे कोई 5 आया हुआ, जो भी है। ये प्रोसेसेस हैं, ये पीपल हैं एक्चुअली। ये जो नीचे है ना इंडिसेस, ये पीपल हैं। परसेंट 0, परसेंट 1, इन लोगों को अलॉटेड है ये। तो आपने क्रिटिकल सेक्शन में कब जाना है? बेकरी के पता नहीं काउंटर पे, काउंटर, हाँ। आपने यहाँ पे कब जाना है? जब आपकी बारी हो। आपकी बारी कब होगी? जब आपका असाइंड टोकन, लेट्स से दिस इज पर्सन 3, अगर आपसे छोटा कोई भी नॉन ज़ीरो बंदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तो आपने जाना। ज़ीरो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि लाइक आप नहीं हो क्यू में, आप विलियम आ रहे हो समथिंग, नो प्रोसेस एग्जिस्ट, या फिर ये वाली प्रोसेस इंटरेस्टेड नहीं है इस वक्त। अच्छा, ये जनरल कॉन्सेप्ट है, राइट, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब इसके कोड पे आते हैं। तो जब भी आप आओगे, राइट, आपके पास ये अरे है ना, आप हमेशा मैक्सिमम नंबर चूज़ करोगे इसमें से। लेट्स से इसके अंदर एक नंबर 0 है, एक नंबर 1 है, कोई बंदा यहाँ पे इसको 3 अलॉट हुआ है, किसी को 2 अलॉट हुआ है, राइट। आप लेट्स से ये वाला ब्लॉक हो और आपने क्रिटिकल सेक्शन में आना है, आप रिक्वेस्ट भेजने वाले हो। आपको क्या टोकन असाइन होएगा? आपको असाइन होएगा 4, क्योंकि 1 पे इसकी बारी है, 2 पे इसकी बारी है, 3 पे इसकी बारी है, तो आपकी 4 पे होगी क्योंकि आप लेट आए हो। तो मैक्स प्लस 1, राइट। तो यहाँ पे क्या है? नंबर आई इक्वल्स मैक्स प्लस 1। तो ith प्रोसेस ने अपने नंबर को अरे के अंदर मैक्सिमम करके +1 कर दिया, राइट। अभी तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं, चूजिंग को भूल जाओ अभी। अच्छा, फिर ये अब अरे चलाएगा और देखेगा कि ये अब हर प्रोसेस के लिए चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवर्स करेगा। रिमेंबर कि मैं ये वाली चीज़ हूँ, मैं चीज़ बड़ी हूँ मस्त मस्त, मैं ये हूँ, ठीक है। i इक्वल्स 4। अब j का लूप चल रहा है, j इक्वल्स पहले 0 होगा, ठीक है। अब j इक्वल 0 के लिए, मतलब इस सेल के लिए, यह हम चेक करने वाले हैं। क्या चेक करने वाले हैं? नंबर j इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर 0 है ना, इसका मतलब है दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द क्रिटिकल सेक्शन, उन्होंने टोकन नहीं करवाया अभी। तो हम इधर आ जाते हैं। अब अगला वाला चेक करते हैं, क्या इसकी प्रायोरिटी आपसे ज़्यादा है? हाँ, ये आपसे पहले आया था, इसकी प्रायोरिटी आपसे ज़्यादा है। तो इसके लिए ना आपने बिजी वेटिंग करते रहना। यहाँ पे इस वाले सोल्यूशन में कोई सीमाफोर नहीं यूज़ हो रहा है। अच्छा, बिजी वेटिंग करते रहना, आपने बस खड़े रहना है और इंतज़ार करते रहना 1 का। जब तक 1 का काम कंप्लीट नहीं होना, आपने आगे चेक भी नहीं करना, आपने बस खड़े रहना। लेट्स से 1 का काम हो गया, अब मेमोरी के अंदर ये 0 हो गया, तो अब ये लूप टूट गया, ठीक है। और अब जे की अगली वैल्यू के लिए आप टेस्ट करोगे। इसी तरह से आप आओगे, फाइनली आपको पता चलेगा कि अब आप आए हो, आपने पूरी, लेट्स से यहाँ पे भी कोई बंदा था, मैं बस फॉर कन्वीनियंस यहाँ पे 1 डाल रहा हूँ, तो वो पूरा ट्रिवर्स कर लेगा जब सारे हो जाएंगे, और फिर आप ही हाईएस्ट लाइक लोएस्ट हो गए। ये भी, इसका भी इंतज़ार कर लिया, इसका भी इंतज़ार कर लिया, इसका भी इंतज़ार कर लिया। अब आगे मेरी तरफ से जो मर्ज़ी आता रहा, यहाँ पे 5 आ गया, 6 आ गया,
फ़र्क नहीं पड़ता, पीछे जो मर्जी इंसर्ट होता जाए, यहाँ पे भी 7 आ जाए कट होके। अब मैं हूँ क्योंकि मैंने पूरी एक बार ट्रिवर्स कर ली और मुझे पता है कि मेरे से जितनी भी जो पहले लोग आए थे मैंने उनका इंतज़ार कर लिया, और अब मैं क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता हूँ। ये कॉन्सेप्ट है। अब चूजिंग पे हम आते हैं। लेट्स से कि आप अभी चूज़ कर रहे हो, मैक्स प्लस 1 आपने कैलकुलेट कर लिया। लाइक अरे की हालत कुछ इस तरह से हम बना लेते हैं। हाँ ठीक है, एक प्रोसेस 0 है, लेफ़्ट वाला खाली डब्बा, और प्रोसेस 4 राइट वाला खाली डब्बा, ठीक है। ये दोनों कम्पीट करने वाला है। तो पहले प्रोसेस 0 आती है, ठीक है। प्रोसेस 0 आती है, वो देखती है कि मैक्सिमम नंबर जो है ना वो 3 है। 3 + 1 उसने देख लिया 4। अब वो यहाँ पुट करने वाला है, लेकिन नहीं किया, प्रीएम्प्ट हो जाता। मैंने ये कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अभी ये करने वाला था, नहीं हुआ, रेस कंडीशन टाइप शट, ठीक है। यहाँ पे भी कोई बंदा था, वो भी ये वाली प्रोसेस भी आना चाह रही थी, तो उसने भी मैक्स कैलकुलेट करके देखा है 4। अब दोनों के पास 4 आ गया, राइट। तो इन केसेस में क्या करना, तो अभी ये कॉमा जे वगैरह वाली चीज़ें आने वाली। तो इस केस के अंदर ना 4 यहाँ पे भी आ जाएगा, 4 यहाँ पे भी आ जाएगा, और अभी भी ये सही चलेगा क्योंकि ये कॉमा जे वाला काम किया हुआ इन्होंने। बेसिकली ये है कि इफ़ नंबर जे इज़ इक्वल टू नंबर आई, मतलब लेट्स से मैं ये वाली प्रोसेस हूँ, या ऐसे ये वाला ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, मैं ये वाली प्रोसेस हूँ और मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरे से कोई हाई प्रायोरिटी वाला है। मैं इधर आता हूँ और मैं देखता हूँ कि एक मेरे बराबर नंबर वाला है। वैसे तो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर है तो उसका जो इंडेक्स है ना, क्या वो मेरे से छोटा है या बड़ा है। अगर उसका इंडेक्स मेरे से छोटा है ना, तो मुझे मानना पड़ेगा कि वो सुपीरियर है, उसकी बारी पहले। तो आपने इसका भी इंतज़ार करना। तो ये कॉमा जे और कॉमा आई जो इतना लंबा एक्सप्रेशन बना, उसका ये मतलब है। अब हम चूजिंग पे वापस आ जाते हैं कि लेट्स से इसी तरह से चल रहा है। एक सेकंड, यही सिचुएशन है। 4 आया, ये डालने वाला प्रीएम्प्ट हो गया। अगला बंदा आता है, वो 4 क्लेम कर लेता है, लेकिन इस बार वो यहाँ पे कहीं प्रीएम्प्ट होने की जगह ना यहाँ पे कहीं प्रीएम्प्ट अभी आगे जाके प्रीएम्प्ट होएगा। तो ये बंदा है, ये सारा वेट आउट करता है, इसका भी इंतज़ार कर लिया, इसका भी इंतज़ार कर लिया, इसका भी इंतज़ार कर लिया। यहाँ पे ओरिजिनली 0 पड़ा हुआ था ना, अब ये यहाँ पे आके खड़ा हुआ है, राइट। और अब अचानक से प्रीएम्प्ट हो जाता है, यहाँ पे 4 आ जाता है। अब इस 4 ने अपनी तरफ से पूरी अरे स्कैन कर ली है कि अब मेरे से कोई हाई प्रायोरिटी वाला बंदा नहीं है, मैं रन कर सकता हूँ। ये वाला CS में चला गया। अब ये वाला प्रीएम्प्ट हो गया जब ये CS के अंदर है। अब ये आता है, मैक्स पुट करता है। अब इसके चेक्स देखना ज़रा, ये चेक था, प्रेसिडेंस किसकी ज़्यादा है, जिसका इंडेक्स छोटा है। इसका इंडेक्स छोटा है ना, चाहे इसको बराबर वाला भी मिल गया, इंडेक्स इसका छोटा है तो इसका आना बनता, तो ये भी CS में घुस जाता। तो इस तरह से म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है इसमें आ रही। इसीलिए चूजिंग आया है। चूजिंग का मकसद है यहाँ पे कि जब तक कोई बंदा चूज़ कर रहा हो ना, मतलब जब ये इस तरह की प्रीएम्पशन से बचाने के लिए कि अगर किसी ने भी हाथ में 4 रखा है वो उसने नहीं रखा, अगर इस तरह का केस है कि उसने हाथ में कुछ रखा हुआ है, नहीं रखा अभी, तो आपने रुके रहना जब तक वो रख नहीं देता, उस चेक से भी पहले। तो अब इस केस के अंदर ये होगा कि मैं ये 4 हूँ ना, अगर मैं स्कैन करूँ अरे, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक चूजिंग की अरे होगी जिसके अंदर ये 1 हुआ हुआ है कि इसने इस वक्त 4 अभी चूज़ कर रहा है, ये अभी अपना नंबर चूज़ कर रहा है, यहाँ पे डाल सकता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये वाला एज केस हो जाए जिसके अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं आ रही थे, तो ये उसको डील करने के लिए चूजिंग की अरे बनी हुई है। बेकरी एल्गोरिथम इसलिए, और ये है। अब ओके डन हो गया, OS डन, ओके डन, बस बाय, गुड लक फॉर यू।
मेरा कर्सर कहाँ है?